अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी खाली घर, एपिसोड 5। खाने से फारिग होकर जब अकबर मामू फुरकान और उनके घर वालों को अजीजाबाद छोड़ने जा रहा था तो उसने रास्ते में मामू फुरकान से पूछा, मामू आप कब्रिस्तान कब जाएंगे? बेटे मरने के बाद जाऊंगा। मामू फुरकान निहायत संजीदगी और मासूमियत से बोले, अल्लाह ना करे अब्बू, आप कैसी बात करते हैं? शमसा जो पीछे बैठी थी तड़प कर बोली, मामू मेरा मतलब था कि आप उस अमल के लिए कब कब्रिस्तान जाएंगे? अकबर ने शर्मिंदा होकर कहा। हाँ तो यूं बोलो, मामू फुरकान हंसकर बोले, उस अमल के लिए 14वीं रात का होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि आज चांद की 10-11 तारीख होगी, क्यों रेहाना? उन्होंने अपनी बीवी से तस्दीक चाही। जी आज 10 तारीख है, मुमानी रेहाना ने जवाब दिया। देखा अकबर, औरतें तारीख के मामले में कितनी तेज होती हैं। उन्हें दिन याद नहीं रहते लेकिन ये तारीख को कभी नहीं भूलती। मामू फुरकान ने छेड़ने के अंदाज में कहा, कौन कहता है हमें दिन याद नहीं रहते? आपके साथ गुजारे हुए मुझे अच्छे बुरे दिन अच्छी तरह याद हैं। मुमानी रेहाना ने बात से बात पैदा की। वाह मुमानी वाह, आपने क्या लाजवाब बात की, दिल खुश कर दिया। अकबर ने खुश होकर कहा, भाई चमचे, ये याद रखो कि कब्रिस्तान जाकर अमल मैंने करना है, तुम्हारी मुमानी ने नहीं। मामू फुरकान ने तंबीह की, और इसके लिए तुम्हें अपने मामू के पांव दबाने होंगे घर चलकर। मुमानी रेहाना ने हंसकर कहा, पांव दबा देगा तो क्या हो जाएगा, जन्नत कमाएगा, मैं आखिर इसका दादा हूं। मामू फुरकान बोले। बस इसी तरह हंसी खुशी बातें करते अजीजाबाद आ गया। अकबर कुछ देर मामू फुरकान के घर बैठा रहा, फिर वापस आ गया। रात को अकबर ने लाहौर फोन किया। फ्याज और वाजदा को उसने सारी रुदात सुनाई। वाजदा को साबरा के बाल जलने का जहां अफसोस हुआ, वहां इस बात की खुशी हुई कि उसने नीलम को मुआफ कर दिया। फोन पर नीलम ने भी बात की। फिर अकबर ने असरार करके साबरा और वाजदा की बात करा दी। दोनों बहनों ने फोन पर बात कम की, रोती ज्यादा रही। साबरा को अपने बाल जलने का बेहद सदमा था। वो बाल जले भी अजीब तरह से थे। सर के पीछे एक छोटा सा चांद बन गया था और खाल दिखाई देने लगी थी। साबरा ने इस सिलसिले में कई माहिर डॉक्टरों को दिखाया। सबकी मुतफिका राय ये थी कि आइंदा इस जगह बाल नहीं निकलेंगे। ये सुनकर वो और परेशान हो जाती। परेशान उस वक्त मामू फुरकान के घर वाली भी थे। जिस काम का फुरकान मामू ने बेड़ा उठाया था वो कोई आसान काम ना था। चांदनी रात में आधी रात को कब्रिस्तान जाकर अमल करना बड़ी जान जोखों का काम था। मुमानी रेहाना डरी डरी थी। उन्होंने दबी जुबान से इस अमल की मुखालफत की। वो जानती थी कि मामू फुरकान धुन के पक्के हैं, इसलिए मुमानी रेहाना ने पुरजोर मुखालफत नहीं की। वो इतना जरूर चाहती थी कि मामू फुरकान अकेले ना जाएं, अकबर या बाबर साथ जाए। सुने कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाबर को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाएं, मुमानी रेहाना ने कहा। वो क्यों? मामू फुरकान ने हैरत से पूछा। 1 से 2 भले, मुमानी रेहाना ने सादगी से कहा। मुझे कब्रिस्तान से डर थोड़ी ही लगता है, मामू फुरकान बोले। मैं जानती हूं कि आप एक निडर आदमी हैं, फिर भी क्या हर्ज है अगर आपके साथ कोई चला जाए। मैं फिर यकसुई से अपना काम ना कर पाऊंगा, मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। क्या जरूरी है कि जाने वाला आपके पास बैठे? वो कुछ फासले से भी बैठ सकता है, मुमानी रेहाना ने राय दी। फिर उसकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा? मामू फुरकान ने संजीदगी से कहा। और आपकी हिफाजत का कौन जिम्मेदार होगा? मुमानी रेहाना खामोश न रह सकी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी हिफाजत कर लूंगा, मैं वहां हिसार खींच कर बैठूंगा, मामू फुरकान ने उन्हें समझाया। मुमानी रेहाना हिसार का सुनकर किसी हद तक मुतमईन हो गई। फिर वो एक बीवी थी, उनका शौहर कब्रिस्तान में जाकर एक खतरनाक अमल करने वाला था। उनकी परेशानी फितरी थी। फिर 14वीं की वो रात भी आई जिसका मामू फुरकान को इंतजार था। उस रात मामू फुरकान ने ईशा की नमाज अपने कमरे में पढ़ी। नमाज के बाद वो काफी देर तक वजीफा पढ़ते रहे। खाना उन्होंने आज मगरिब के वक्त खा लिया। वो कोई 11:30 बजे तक पढ़ते पढ़ाते रहे। फिर खामोशी से अपने कमरे से बरामद हुए। उन्होंने मुमानी रेहाना को आंख के इशारे से बताया कि वो कब्रिस्तान जा रही हैं, अब फजर के वक्त लौटेंगे, वो दरवाजे की कुंडी लगा लें। शमसा और मुमानी रेहाना उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। मुमानी रेहाना ने उनकी हिफाजत के लिए कुछ पढ़कर उनकी तरफ फूंक मारी और खुदा हाफिज कहकर दरवाजा खोल दिया। मामू फुरकान पैदल ही कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। उनके घर से कब्रिस्तान ज्यादा दूर ना था, आधा मील के फासले पर होगा। इस कब्रिस्तान के कोने पर एक मस्जिद थी। मस्जिद के बाद ही सुनसान रास्ता शुरू हो जाता। चांद अपने शबाब पर था। वो सामने एक सुनहरी थाल की तरह टंगा हुआ दिखाई दे रहा था। ठंडी और जर्द रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। जाड़ों की चांदनी बड़ी दिलफरेब होती है।
लेकिन कब्रिस्तान के इस सन्नाटे में ये चांदनी बड़ी पुरस्कार महसूस हो रही थी। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ उगी हुई घनी झाड़ियां पुरहैबत मंजर पेश कर रही थी। मामू फुरकान के हाथ में तस्बीह थी। वो मुसलसल पड़ते हुए तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान में बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक दो कुत्ते मिले। उन्होंने दूर से भौंकने की कोशिश की, लेकिन फिर नजदीक आकर वो खामोश हो गई और कान दबाकर झाड़ियों में घुस गई। कब्रों का सिलसिला शुरू हो चुका था। 12 बजने वाले थे। ये सर्दियों की रोशन रात थी। अच्छी खासी सर्दी थी। मामू फुरकान ने शलवार कमीज के ऊपर कोट पहना हुआ था। कब्रिस्तान में आकर सर्दी का एहसास ज्यादा ही बढ़ गया। उन्होंने कोट के बटन बंद कर लिए और जेब से दस्ताने निकाल कर पहन लिए। फिर उन्होंने कंधे से कंबल उतारकर बाएं हाथ पर लिया और बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगे। तभी चलते चलते ठोकर लगी। उनका सीधा पांव किसी ठोस चीज से टकराया और वह चीज आगे लुढ़कती चली गई। मामू फुरकान ने उस लुढ़कने वाली चीज पर नजर की। उसे देखकर वे एक लम्हे को ठिठक गई। तभी किसी ने बड़े गुस्से में कहा, अंधे देखकर चल। ये आवाज उस खोपड़ी से आई थी जो उनके पांव की ठोकर से लुढ़क कर एक तरफ हो गई। हजरत, आप रास्ते में क्यों पड़े हैं? मामू फुरकान बगैर खौफ में मुब्तला हुए उस खोपड़ी से मुखातिब हुए। तू जानता नहीं कि यह क्या है? उधर से आवाज आई। हाँ जानता हूं, ये कब्रिस्तान है, मामू फुरकान ने पूरे इत्मीनान से कहा। यह हमारा इलाका है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी घूमें, उधर से सख्त लहजे में कहा गया। पता नहीं कब के मरे हुए हैं, हड्डियां भी गल गई होंगी। एक दीमक ज़्यादा खोपड़ी बची है, लेकिन अकड़ अभी तक खत्म नहीं हुई। हजूर, आपका क्याम किस तरफ है? मैं आपके सर अक़दस को आपकी क्यामगाह तक छोड़ दूं, मामू ने हंसकर कहा। जा चला जा, अपना काम कर, ज्यादा नस्तालीक बनने की कोशिश न कर वरना पछताएगा। मामू फुरकान ने फिर कोई जवाब न दिया। कुछ पढ़कर खोपड़ी की तरफ फूंका। एक शोला सा उठा और फिर वहां कुछ ना रहा। थोड़ी दूर जाकर मामू फुरकान ने एक मुनासिब जगह तलाश की। वहां छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। उन्हें वहां से उठाकर इधर उधर फेंका। जगह साफ हो गई तो उन्होंने कोट की जेब से एक चाकू निकाला। वो कोई 7-8 इंच लंबे फल का रामपुरी चाकू था। ये चाकू मामू फुरकान के पास बहुत अरसे से था। चाकू खोलकर उसकी नोक से जमीन पर हिसार खींचा। हिसार खींचते हुए वो कुछ पढ़ रहे थे। उनके कानों में कहीं दूर से गीदड़ों के बोलने की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने इन आवाजों पर कोई खास तवज्जो न दी और अपने काम में मसरूफ रहे। हिसार खींचने के बाद उन्होंने चाकू जमीन में गाड़ दिया। फिर उन्होंने कंबल खोला, उसे अपने कंधों पर डाल दिया और जमीन पर बैठ गए। बैठते ही उन्हें यूं लगा जैसे वो किसी बर्फपोश पहाड़ी की चोटी पर बैठ गई हो। इंतहाई सर्दी थी। उनके दांत बजने लगे, जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अचानक ही हवाओं के तेज झक्कड़ चलने लगे। मामू फुरकान ने बाएं हाथ से चाकू के दस्ते को थाम लिया और बुलंद आवाज से कुछ पढ़ने लगे। ये सर्दी का एहसास ज्यादा देर बरकरार न रह सका। जैसे जैसे वो पढ़ते जाते सर्दी का एहसास कम होता जाता। फिर इतना कम हुआ कि उन्हें गर्मी सी महसूस होने लगी। अब उन्होंने चाकू से अपना हाथ हटा लिया और नजरें उस पर गाड़ दी। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि सामने ही किसी ने आग भड़का दी है। उनकी नजरें चाकू पर थीं, लेकिन उन्हें अपने सामने आग के शोले अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। मामू फुरकान ने अपनी तवज्जो हटाने के लिए एक मर्तबा फिर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। नजरें बदस्तूर चाकू पर थीं। अब आग उनके चारों तरफ फैलती जा रही थी। उन्हें हर तरफ तपिश महसूस हो रही थी। शोलों का रक्स उनके चारों तरफ जारी था। ये शोले उनके नजदीक से नजदीक तर होते जा रहे थे। उनकी पेशानी से पसीना टपक रहा था। इस कदर तपिश बढ़ गई। फिर वो खौफनाक लम्हा आया। उनके गिर्द शोलों का रक्स जारी था। ये शैतानी आग उन्हें जिंदा जलाने पर तुली हुई थी। लेकिन फिर वो खतरनाक लम्हा उनके सर से गुजर गया। ये जहन्नुमी आग उनका कुछ न बिगाड़ सकी। जैसे जैसे आग के शोले उनके नजदीक होते गए, उनकी तपिश सर्द होती गई, यहां तक कि उनके गिर्द होने वाला शोलों का नाच बिल्कुल सर्द पड़ गया। उनके चारों तरफ भड़कती हुई आग इस तरह ठंडी पड़ गई जैसे उस पर पानी पड़ गया हो। मामू फुरकान ने सुकून का सांस लिया। ये शोलों का नाच इतना भयानक और खौफ में मुब्तला कर देने वाला था कि अगर मामू फुरकान जरा भी कम हिम्मती का मुजाहरा करते और आग से बचने के लिए भाग खड़े होते तो इस वक्त वो कब्रिस्तान में राख बने पड़े होते। ढूंढने वालों को उनकी हड्डियां भी ना मिलती। इस कदर खतरनाक आग थी वो। मामू फुरकान अभी तक बैठे हुए थे। अब वो सर्द जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उन्होंने कंबल को कंधों से उतारकर कमर के गिर्द लपेट लिया, उसे अपने नीचे दबा लिया और टांगों में फैला लिया। तस्बीह उनके हाथ में थी।
और वो बड़े इत्मीनान से कुछ पढ़कर एक एक दाना हाथ से छोड़ते जाते। 1 घंटे तक कोई वाकया रूनमा न हुआ। कब्रिस्तान पर मौत का सन्नाटा तारी रहा। कभी कभी दूर से गीदड़ों और कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दे जाती। कोई 1:30 बजे के करीब मामू फुरकान के कानों में कुछ आवाजें आती महसूस हुई। कुछ इंसानों के धीरे धीरे बोलने की आवाजें। फिर उन्हें सामने से रोशनी दिखाई दी। कोई शख्स अपने हाथ में पेट्रोमैक्स उठाए आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। उन्होंने नजर उठाई, सामने कोई 30-40 आदमी नजर आए। वो सब सफेद कपड़ों में थे। यूं लगता था जैसे सब कफन पहने हैं। उनके कंधों पर एक जनाजा था। फिर उन लोगों ने मामू फुरकान के नजदीक ही उस जनाजे को रख दिया और वो सारे लोग जनाजे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। पेट्रोमैक्स जमीन पर रख दिया गया, जिसकी रोशनी उन कफन पोशों के दरमियान से गुजरती मामू फुरकान तक पहुंच रही थी। मामू फुरकान का हाथ तस्बीह दानों से खेल रहा था और उनकी नजरें सामने थीं। उन्होंने देखा कि उनमें से कई लोग कब्र खोदने में लगे हुए हैं। कब्र बहुत तेजी से खोदी जा रही थी। कब्र की खुदाई के बाद जनाजे को कब्र में उतार दिया गया। जनाजे को कब्र में उतारे जाने के साथ ही एक शोर उठा। ये बैन करने की आवाजें थीं। यूं लग रहा था जैसे बहुत सी औरतें एक साथ रो रही हों। रोने की आवाजों से मालूम हुआ कि वो कफन पोश मर्द न थे, सारी औरतें थीं। ये रोने की आवाजें इस कदर तेज थीं कि पास पड़ोस की आबादी तक पहुंच रही होंगी। हो सकता है कि कब्रिस्तान का गोरकन भी इन आवाजों को सुनकर यहां तक पहुंच जाए। रोने की आवाजें बंद हो गई। पेट्रोमैक्स भी बुझा दिया गया। अब उन कफन पोशों ने चलना शुरू कर दिया। मामू फुरकान ने देखा कि वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। अब उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। वो क्या बोल रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था। अब सारी आवाजें मर्दाना थीं। वो सारे कफन पोश मामू फुरकान से कोई 10 फुट के फासले पर बैठ गए। 30-40 कफन पोश इस तरह आगे पीछे बैठे और खड़े हो गए जैसे अपना ग्रुप फोटो बनवा रही हों। उन कफन पोशों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने लंबे लंबे घूंघट निकाले हुए थे। अब मामू फुरकान ने अपनी नजरें उन कफन पोशों से हटा ली और अपने चमकते चाकू पर गाड़ दी। वो पढ़ने में मसरूफ थे। ये सामने कौन बैठा है? अचानक उनके पीछे से आवाज आई और ये आवाज भी उनके मरहूम वालिद की थी। ये अपना फुरकान है, इसे नहीं पहचानते? ये उनकी मरहूमा वालदा की आवाज थी। ये आवाज भी उनको अकब से आई थी। ये एक ऐसा नफ्सियाती हरबा था कि अगर वो इन आवाजों के फ्रेम में आकर पीछे मुड़कर देख लेते तो सारा अमल बिगड़ जाता। मामू फुरकान खामोशी से चाकू पर नजरें गाड़े अपना काम करते रहे। फुरकान, अरे ओ फुरकान। उनकी वालदा की आवाज आ रही थी। बिल्कुल उनकी माँ का सा लहजा था। अरे तू बोलता क्यों नहीं? क्या तू अपनी माँ को नहीं पहचानता? इससे पूछ कि ये कब्रिस्तान में बैठा क्या कर रहा है? इस मर्तबा वालिद की आवाज आई। हाँ, ऐसी सख्त सर्दी में तू यहाँ क्या कर रहा है? वालदा ने बराह रास्त सवाल किया। ये जो कुछ भी कर रहा है सख्त बेवकूफ़ी कर रहा है। इसे अपने अंजाम का नहीं पता, वालिद ने तंबीह की। क्यों? वालदा की घबराई हुई आवाज आई। क्या होने वाला है इसके साथ? मामू फुरकान ने अचानक हाथ बढ़ाकर चाकू अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर एक झटके से उस चाकू को जमीन से निकाल लिया। कुछ पढ़कर चाकू की नोक पर 3 बार फूंके मारी। फिर उसकी नोक से जमीन पर ज़रब का निशान बनाया और अपना हाथ फिजा में बुलंद करके जमीन में गाड़ दिया। जमीन में चाकू के धंसते ही चारों तरफ से चीखों की आवाजें आने लगीं। फिर ये चीखें आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती गईं। अब वहां न कफन पोंछ रहे, ना कोई कब्र, ना पेट्रोमैक्स की रोशनी। दूर दूर तक चांदनी फैली हुई थी और सन्नाटे का राज था। आधे घंटे तक फिर सुकून रहा। मामू फुरकान इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ रहे। 2:30 बजे के करीब उन्होंने छम छम की आवाज सुनी। यह आवाज दूर से आ रही थी, जैसे किसी औरत ने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे हों और वो कमर लचकाती हुई चली आ रही हो। घुंघरू आवाज के साथ किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर ये दोनों आवाजें नजदीक आ गईं। मामू फुरकान ने नजरें उठाईं तो उन्होंने एक औरत को सामने पाया। उस औरत के साथ एक काला कुत्ता था। उसकी सुरख जुबान 1 फुट बाहर निकली हुई थी और उसकी जिसामत किसी गधे से कम न थी। उस कुत्ते के गले में एक जंजीर बंधी थी। जंजीर का एक सिरा उस औरत के हाथ में था। कुत्ता आजाद होने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन उस औरत ने उसकी जंजीर मजबूती से थाम रखी थी। खूंखार कुत्ता किसी शेर की तरह गुर्रा रहा था। वो बार बार मामू फुरकान की तरफ झपटता, लेकिन हर मर्तबा वो औरत उस कुत्ते को पीछे खींच ले जाती। जब वो 2-4 कदम पीछे हटती तो छन छन घुंघरू बज उठते। अगर उस खूंखार कुत्ते की किसी तरह जंजीर उस औरत के हाथ से छूट जाती तो वो सीधा मामू फुरकान पर छलांग लगाता और उन्हें 2-3 मिनट में चीर फाड़ कर रख देता।
इतने ताकतवर कुत्ते को उस नाजुक औरत ने किस तरह काबू किया हुआ था, इस बात पर हैरत थी। कुछ देर ये खेल जारी रहा। वो कुत्ता गुर्राता हुआ मामू फुरकान की तरफ लपकता, फिर वो औरत उसे पीछे खींच ले जाती। कुत्ते की गुर्राहट और घुंघरों की छम छम, चांदनी रात और कब्रिस्तान का सन्नाटा सब मिलकर एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था कि अगर कोई मामूली दिल गुर्दे का इंसान होता तो हिसार के अंदर बैठा बैठा खौफ से दम तोड़ देता। मामू फुरकान के जिस्म में भी एक दो मर्तबा खौफ की लहर आई, लेकिन उन्होंने पूरे इत्मीनान से इसे अपने जहन से झटक दिया। वो अपने काम में मुनहमिक थे और गिरदो पेश में जो हो रहा था उससे भी बेखबर ना थे। अब उस औरत ने अपने कुत्ते के साथ मामू फुरकान का तवाफ शुरू कर दिया। कुत्ते की गुर्राहट और घुंघरों की छम छम अब उन्हें अपने चारों तरफ सुनाई दे रही थी। वो दोनों मामू फुरकान के इतने नजदीक से गुजर रहे थे कि वजीफा जारी रखने में दिक्कत पेश आ रही थी, और शायद उस औरत का मकसद था कि किसी तरह वजीफे में खलल पड़ जाए। खैर वो औरत मामू फुरकान के वजीफे में तो खलल ना डाल सकी, अलबत्ता खुद गायब हो गई। मामू फुरकान ने अचानक हाथ बढ़ाकर चाकू अपनी गिरफ्त में ले लिया, फिर एक झटके से उस चमकते चाकू को जमीन से निकाल लिया। कुछ पढ़कर उस चाकू की नोक पर 3 मरतबा फूंके मारी, फिर उस नोक से जमीन पर ज़रब का निशान बनाया और अपना हाथ फिजा में बांधकर चाकू को बहुत जोर से जमीन में गाड़ दिया। चाकू के जमीन में धंसते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे उस चाकू का फल उस औरत के सीने में उतर गया। एक भयानक चीख बुलंद हुई। औरत के हाथ से उस कुत्ते की जंजीर छूट गई और वो कुत्ता छलांगे मारता हुआ कब्रों के दरमियान गायब हो गया। अब वहां औरत भी ना थी। फिर काफी देर सुकून रहा। मामू फुरकान ने इत्मीनान का सांस लिया। अब 4 बज रहे थे। उनका ख्याल था कि अब कोई फितना खड़ा नहीं होगा। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने 2 लहीम शहीम आदमियों को देखा। वो खौफनाक सूरतों वाले आदमी थे। उनके हाथ में फावड़ा और कुदाल थी और वो इस तरह बैठे थे जैसे किसी की कब्र खोदने के मुंतजिर हों। ये जो बैठा है इसकी कब्र खोदनी है। उनमें से एक मामू फुरकान की तरफ इशारा करके बोला, हाँ इसी की खोदनी है। दूसरे ने तायद की, मेरा ख्याल है कि 6 फुट लंबी कब्र इसके लिए ठीक रहेगी। ये ज्यादा से ज्यादा 4.5 फुट का होगा। एक ने अपना अंदाजा पेश किया, अगर ये 4.5 फुट का है तो 6 फुट की कब्र खोदने की क्या जरूरत है। 4.5 फुट की ठीक रहेगी। जरा इसको दबा कर रखेंगे। हाँ इसको दबा कर ही रखना चाहिए। इसने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। ये क्या किसी को परेशान करेगा, अभी खुद ही परेशान हो जाएगा। एक ने कहा। वो कैसे? दूसरा बोला, वो ऐसे कि हम अभी यहाँ इसकी कब्र खोदेंगे और इसे उठाकर उसमें डाल देंगे। इसके घर वाले इसे ढूंढते ही रहेंगे कि कहाँ गया। चलो ठीक है, आओ फिर अपना काम शुरू करें। वक्त कम है, सुबह होने वाली है। इस काम को दिन के उजाले से पहले ही खत्म करना है, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। फिर उन दोनों देव कामत आदमियों ने फावड़ा और कुदाल अपने हाथ में पकड़ लिए और जमीन खोदनी शुरू कर दी। वह बहुत तेजी से मिट्टी खोद रहे थे। ये खौफनाक बातें सुनकर मामू फुरकान को जरा भी डर न लगा। वो अपने काम में पूरी दिल जमई से मसरूफ रहे। उन्हें मालूम था कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो उन दोनों की मुकालमाबाजी पर दिल ही दिल में मुस्कुराते रहे। उन दोनों का ड्रामा जारी था। वो बड़ी तेजी से कब्र खोदने में लगे हुए थे। कब्र खोदते खोदते वो रुक जाते, मामू फुरकान की तरफ अपनी लाल लाल भयानक आंखों से घूरते और फिर खुदाई में मसरूफ हो जाते, जैसे कह रहे हो, बच्चा फिक्र न कर, अभी तेरा काम तमाम करते हैं। मामू फुरकान कुछ देर तक इस ड्रामे को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिर कब तक। उन्होंने फिर वही अमल दोहराया। जैसे ही चाकू जमीन से निकालकर जमीन में गाड़ा तो इसके साथ ही वो दोनों खबीस सूरत गौरकन हवा हो गई। अब ना वहां खुदी हुई कब्र रही, ना फावड़ा और कुदाल। फजर की अजान होने वाली थी। उन्होंने अपने वजीफे का 99% हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। वह बहुत खुश थे। बस अब फजर की नमाज पढ़कर वजीफे का 1% हिस्सा मुकम्मल करना बाकी था। उन्होंने चाकू को जमीन से निकाल लिया और कंबल झाड़कर खड़े हो गए। उनकी कमर तख्ता बन गई थी, टांगे अकड़ गई थी। पूरी रात इस कदर सर्दी में आलती पालती मारकर बैठना कोई आसान काम ना था। इसके साथ कब्रिस्तान की बलाओं का मुकाबला, हड्डियों में उतर जाने वाले खौफ से नबुर्द आजमा होना, मुस्तकिल अमल किए जाना बड़े जान जोखों का काम था। मामू फुरकान ने इस जान जोखों के काम को मुकम्मल कर लिया। ये सारी तकलीफें उन्होंने एक मासूम लड़की के लिए उठाई थी, जिसका जमाना दुश्मन हो गया। जमाने से बड़ा दुश्मन तो वो जिन था जो उस पर आशिक हो गया था और उस लड़की को दिन ब दिन तबाही के धाने की तरफ लिए जा रहा था। मामू फुरकान ने खड़े होकर अपनी टांगों और कमर को सीधा किया।
और फिर चाकू को रिवॉल्वर की तरह तानने तेज तेज चलने लगे। वो खैरियत से कब्रिस्तान की हदूद से निकल आए। कब्रिस्तान से निकलने के बाद उन्होंने चाकू बंद करके कोट की जेब में डाल लिया और तस्बीह बाएं हाथ से दाएं हाथ में ले ली। मस्जिद सामने थी। मस्जिद की हदूद में कदम रखा तो मुअज्जिन ने अल्लाह के बड़े होने का ऐलान किया। मामू फुरकान पहले मस्जिद के बैतुल खला में गए। वहां से निकले तो वजू करने बैठ गए। वजू करने की जगह पर अंधेरा था। एक कमजोर सा बल्ब काफी दूर जल रहा था। मामू फुरकान ने वजू के लिए नलका खोला तो उसमें से पानी ना निकला। मोहल्ले का एक लड़का मामू फुरकान को देख रहा था। वो फौरन ही लोटे में पानी लिए उनकी तरफ दौड़ा और बहुत अदब से बोला, मामू टैंकी में पानी नहीं है, मैं इधर बाल्टी में रखा हुआ पानी लोटे में भर लाया हूँ, आइए आपको वजू करवा दूं। अरे रिजवान तुम हो? शुक्रिया बेटा, लाओ लोटा मुझे दे दो, मैं खुद कर लेता हूँ वजू। मामू फुरकान ने कहा, नहीं मामू, मैं कराऊंगा आपको वजू। रिजवान ने बड़ी मोहब्बत से कहा। मामू फुरकान ने उसकी मोहब्बत के आगे हाथ फैला दिए। रिजवान उनके हाथ पर पानी डालने लगा। वो इस तरह खड़ा हुआ कि रही सही रोशनी भी रुक गई। खैर मामू फुरकान को रोशनी का क्या करना था। उन्होंने जल्दी जल्दी वुजू किया, उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और कंबल से अपना मुंह सुखाते हुए सफ पर खड़े हो गए। नमाज पढ़कर वो अपना वजीफा मुकम्मल करने बैठ गए। जब वो मस्जिद से बाहर आए तो दिन का उजाला फैल चुका था। वो अपना वजीफा मुकम्मल होने पर बहुत खुश थे। वो तेजी से घर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द घर पहुंचकर सबसे पहले दादा गफूर को टेलीफोन करके ये खबर सुनाए। इसके बाद गुलशन फोन करके बाबर को भी ये खुशखबरी सुनाई कि अब नीलम को बहुत जल्द इस अजाब से निजात मिल जाएगी। मामू फुरकान घर पहुंचे तो पहली दस्तक पर घर का दरवाजा खुल गया। मुमानी रिहाना मामू को देखकर खुश हुई। उन्होंने आंखें बंद करके तहे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। काम हो गया? मुमानी रिहाना ने पूछा। हाँ जी, मामू फुरकान खुश होकर बोले। कोई परेशानी तो नहीं हुई? मुमानी रिहाना रात की रुदाद सुनने के लिए बेचैन थी। बेगम कुछ ना पूछो कि रात कैसी गुजरी। अगर तुम मेरे साथ होती तो पहले ही हमले में बेहोश हो जाती। क्या हुआ आखिर, कुछ सुनाओ तो। मुमानी रिहाना ने परेशान होकर पूछा। अभी सुनाऊंगा, पहले जरा दादा गफूर से बात कर लूं। दादा गफूर से बात बाद में करना, पहले अकबर से बात कर लो, वो बहुत बेचैन हो रहा है। उसका अब तक 2 मरतबा फोन आ चुका है। अच्छा, मामू फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले दादा गफूर से बात करूंगा। यह कहकर वो दादा गफूर के घर का नंबर डायल करने लगे। मामू फुरकान दादा गफूर को फोन कर रहे थे तो इधर अकबर मामू फुरकान के घर का नंबर डायल कर रहा था। नीलम उसके सामने ही बैठी थी। वो अकबर को अजीब सी नजरों से देख रही थी। मुझे क्यों देख रही हो? ऐसे ना देखा करो, मुझे डर लगता है, अकबर ने नंबर घुमाते हुए हंसकर कहा। बस इतनी देर में नीलम की रंगत बदल गई। उसकी आंखें फट गईं, चेहरा सुर्ख हो गया, तेवरियां चढ़ गईं। उसकी आवाज बदल गई। वो मर्दाना आवाज में बोली, अकबर ये तू क्या कर रहा है? इस रूप में अकबर ने उसे अभी तक नहीं देखा था। उसकी सिट्टी गुम हो गई। उसने खौफजदा होकर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और बड़ी आस्तगी से बोला, वो जी, मैं मामू फुरकान से बात करना चाह रहा था। मामू फुरकान के चमचे, नीलम ने बड़े गुस्से से कहा। उससे बाद में बात करना, पहले हमसे कर। जी जी आप फरमाएं, अकबर घिघिया कर बोला। तू क्या समझता है तेरा मामू फुरकान हमारा कुछ बिगाड़ लेगा? वो बेवकूफ है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने ख्वामखा कब्रिस्तान में अपनी रात काली की। वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अलबत्ता अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अब हम जा रहे हैं, उसे हमारा पैगाम पहुंचा देना। नीलम ने यह कहकर सर झुका लिया। जब उसने सर उठाया तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। अकबर उसे हक्का बक्का देख रहा था। उसके जिस्म में खौफ की वजह से लर्जा तारी था। नीलम ने अकबर को इस कदर हैरान परेशान देखा तो वो खुद भी परेशान हो गई। घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको? इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? आप मामू को टेलीफोन कर रहे थे। टेलीफोन करते करते ही आपको क्या हो गया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मामू का नंबर इंगेज है, अभी दोबारा करता हूँ। अकबर ने बड़ी मासूमियत से कहा। अब वो उसे क्या बताता कि उसे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें जरूर कुछ हो गया था। अकबर ने फिर मामू फुरकान का नंबर मिलाया। इस असना में वो दादा गफूर से बात कर चुके थे। टेलीफोन की घंटी बजते ही वो समझ गई कि अकबर का फोन है। लिहाजा उन्होंने रिसीवर उठाते ही हेलो नहीं कहा, बल्कि यूं बोले, जी अकबर साहब। अकबर अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, मामू आपको कैसे मालूम हुआ कि ये मेरा फोन है? बस एक अंधेरे में तीर चलाया था, यूं समझो कि तुक्का लग गया। मामू फुरकान ने हंसकर कहा। मामू खैरियत तो रही, काम हो गया? अकबर असल मकसद पर आया। हाँ बिल्कुल काम हो गया, मैंने अभी दादा गफूर से भी बात कर ली है। आइंदा क्या करना है ये समझ लिया है।
मुझे इस वक्त नींद आ रही है। 1 घंटे सो लूं, फिर दुकान का एक चक्कर लगाकर तुम्हारे घर आता हूं। नीलम तो ठीक है? मामू फुरकान ने पूछा। जी, नीलम ठीक है, इस वक्त मेरे सामने ही बैठी है, अकबर ने बताया। अकबर, तुम कुछ परेशान मालूम हो रहे हो। तुम्हारी आवाज से ऐसा महसूस हो रहा है, क्या मेरा अंदाजा गलत है? नहीं मामू, आप ठीक हैं, आपका अंदाजा सही है। बेटा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं, मामू फुरकान ने उसे तसल्ली दी। मामू, अभी अभी वो धमकी देकर गया है, अकबर ने उलझे हुए लहजे में कहा। कौन? मामू फुरकान ने पूछा। फिर वो फौरन ही समझ गई। अच्छा वो, क्या वो जाहिर हुआ था? जी मामू, अकबर ने बताया। फिर बोला, मामू आप 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा, मामू फुरकान ने कहा। फिर उन्होंने सुना कि अकबर नीलम से कह रहा था, नीलम तुम मम्मी के पास चलो, मैं मामू से बात करके आता हूँ, और देखो जरा दरवाजा बंद कर जाना। फिर मामू फुरकान ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो वो बोले, अकबर खैरियत तो है? मामू, अभी कुछ देर पहले मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा था कि नीलम की आवाज अचानक बदल गई। वो मर्दाना आवाज में बोलने लगी। फिर नीलम ने जो जो कुछ कहा था वो अकबर ने मामू फुरकान के गोश गुजार कर दिया, तो उसको पता चल गया कि मैं रात कब्रिस्तान में था। मामू फुरकान ने सोचते हुए कहा, ना सिर्फ उसे पता चल गया बल्कि उसने ना भूलने वाली सजा देने की धमकी भी दे दी है। मैं देख लूंगा उसे, तुम फिक्र ना करो। मैं अभी दोपहर तक पहुंचता हूं तुम्हारी तरफ। जी बेहतर मामू, आप आइए, अकबर ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। मामू फुरकान ने दोपहर को गुलशन जाना था, लेकिन वो वहां ना जा सके, इसकी बजाय अस्पताल पहुंच गए। वो पूरी रात के जागे हुए थे, फिर बैठे रहने की वजह से उनके जिस्म का अंग अंग दुख रहा था। शदीद थकन थी, शदीद नींद थी। उन्होंने जल्दी जल्दी उल्टा सीधा नाश्ता किया और अपने कमरे में जाकर लिहाफ ओढ़कर सो गई। सोने से पहले उन्होंने मुमानी रेहाना को ताकीद की कि वो उन्हें 2 घंटे के बाद उठा दें, कहीं वो शाम तक सोते ही ना रह जाएं। 2-2.5 घंटे के बाद जब मुमानी रेहाना ने उन्हें उठाने के लिए उनके चेहरे से लिहाफ हटाया तो वो कांपकर 2 कदम पीछे हट गईं। ये मामू फुरकान का चेहरा ही ना था, उनके पूरे जिस्म पर जगह जगह सफेद दाग पड़े हुए थे। मुमानी रेहाना ने उन्हें घबराकर झंझोड़ दिया। अरे उठिए। मामू फुरकान ने फौरन आंखें खोल दी। मुमानी का परेशान चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, अपने चेहरे को देखिए, ये आपको क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। मुमानी रेहाना ने उन्हें आईना ला कर दिया। इतनी देर में वो अपना चेहरा टटोल चुके थे। आईना जो देखा तो उन पर लर्जा तारी हो गया कि उनके चेहरे को क्या हुआ। ये तो सफेद बरस के से दाग थे। फिर ये दाग उनके चेहरे पर ही ना थे बल्कि हाथ पैरों पर भी थे, और ये सिर्फ महज सफेद दाग ही ना थे बल्कि ये बड़े बड़े जख्म से थे जिनमें पीप भरी हुई थी। मामू फुरकान फौरन उठकर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया क्योंकि वो दाग बहुत तेजी से फैल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म उन दागों की लपेट में आता जा रहा था। उन दागों में सख्त खारिश हो रही थी। वो जैसे ही किसी दाग को खुजाते फौरन मवाद फट पड़ता, और जहां जहां मवाद लगता वहां एक नया दाग पैदा हो जाता। अकबर और बाबर को जैसे ही मामू फुरकान के अस्पताल में दाखिल होने का मालूम हुआ वो फौरन भागे भागे अस्पताल पहुंचे। मुमानी रेहाना ने जो कुछ बताया था उससे कहीं ज्यादा मामू फुरकान की हालत खराब थी, और जूं जूं इलाज हो रहा था उनकी हालत मजीद खराब होती जा रही थी। डॉक्टर इसको खतरनाक किस्म की एलर्जी समझकर इसका इलाज कर रहे थे, लेकिन वो एलर्जी न थी, वो दाग जिनमें मवाद भरा था अब जिस्म के चप्पे चप्पे पर फैल गई। पेट, कमर, बाजू, टांगे, हत्ता के सर में भी कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा न बचा जहां मवाद से भरे ये जख्म मौजूद न थे। इन जख्मों में शदीद किस्म की खारिश थी। मामू फुरकान की हालत गैर होती जा रही थी। डॉक्टरों के दिमाग चकराए हुए थे, सारी दवाएं उल्टा असर दिखा रही थी। मामू फुरकान का एक बेटा था इरफान, वो हैदराबाद में रहता था। वहां के एक बैंक का मैनेजर था। वो महीने की हर आखिरी जुमेरात को कराची आता, शादीशुदा था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और लड़की। मामू फुरकान का बस एक ही लड़का था, दूसरी बेटी थी शमसा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। इरफान और शमसा के दरमियान 8 साल का फर्क था। इरफान उस जुमेरात को घर आया तो घर आकर उसे मालूम हुआ कि अब्बा जी अस्पताल में दाखिल हैं। मुमानी रेहाना ने अपने बेटे को सारे हालात से रोशनास किया। उन्होंने उसे यह भी बता दिया कि तुम्हारे अब्बा जी ने कल की रात कब्रिस्तान में गुजारी थी। इरफान के पास गाड़ी मौजूद थी। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। कमरे में दाखिल हुआ तो उसे शदीद बदबू का भभका आया। उसने फौरन अपनी जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। कमरे में बाबर और अकबर भी मौजूद थे, लेकिन उनकी नाकों पर रुमाल न थे।
बदबू उन्हें भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे। इरफान को अंदाजा न था कि ये कैसी बदबू है। जब उसे अंदाजा हुआ कि ये बदबू मामू फुरकान के जिस्म पर पड़े हुए जख्मों से आ रही है, तो उसने नाक से रुमाल हटा लिया। मामू फुरकान की हालत एक दिन में इंतहाई खराब हो गई। सारे टेस्ट लिए जा चुके थे, लेकिन बीमारी का पता नहीं चल रहा था। ये दाग कैसे थे, क्यों पड़ रहे थे, क्यों फैल रहे थे। मामू फुरकान चंद घंटों में शदीद नौयत के कोढ़ के मरीज नजर आने लगे। वो बड़े हौसले वाले आदमी थे, बड़े हौसले से काम ले रहे थे। इरफान अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। आओ बेटे। अब्बा जी, ये सब क्या है? पता नहीं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, मामू फुरकान ने कहा। जी अब्बा जी, फरमाएं। तुम गाड़ी लाए हो? जी हाँ, है मेरे पास। मामू आप बताएं क्या काम है? मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, बाबर ने फौरन कहा। नहीं इरफान, अपनी गाड़ी में चला जाएगा। कहाँ भेजना है बताएं आप। बेटा तुमने दादा गफूर का घर तो देखा है? जी अब्बा जी, देखा है। तुम ऐसा करो, अकबर को अपने साथ ले जाओ और दादा गफूर के घर चले जाओ। उनसे कहना कि मैंने अस्पताल बुलाया है, मेरे बारे में सारी तफसील बता देना। जी बेहतर अब्बा जी, मैं अकबर को लेकर चला जाता हूँ, इरफान ने सआदतमंदी से कहा। फिर वो दोनों तेजी से अस्पताल के कमरे से निकल गए। कोई 1.5 घंटे के बाद वापस आए। उनके साथ दादा गफूर भी थे। दादा गफूर मामू फुरकान की हालत देखकर परेशान हो गए। मोमानी रिहाना ने अगरचे दोपहर को उन्हें टेलीफोन पर सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा न था कि मामू फुरकान की हालत कहां से कहां पहुंच जाएगी। ऐसी बुरी हालत हो जाएगी। उन्होंने कमरे में दाखिल होकर रस्मी तौर पर 2-4 बातें की, फिर सब लोगों से कमरा खाली करने को कहा। दादा गफूर का हुक्म सुनकर बाबर, अकबर और इरफान कमरे से बाहर चले आए। हाँ फुरकान, अब बताओ क्या मसला है, ये सब कैसे हुआ? सुबह तो तुम बहुत खुश थे। दादा गफूर, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या है। रेहाना ने मुझे उठाया तो मेरे जिस्म पर दाग पैदा हो चुके थे। डॉक्टर क्या कहती हैं? दादा गफूर ने पूछा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो इसे अब तक शदीद किस्म की एलर्जी समझ रहे थे, लेकिन अब वो भी मायूस हो चुके हैं। मुझे जरा कब्रिस्तान का हाल तफसील से सुनाओ, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान ने कब्रिस्तान में जो बीती थी वो जल्दी जल्दी तमाम जुजियात के साथ कह सुनाई। फिर उन्होंने मस्जिद जाने और वजू करने का जिक्र किया तो दादा गफूर को जैसे डंक सा लगा। ओ मेरे खुदा, दादा गफूर ने इंतहाई फिक्रमंद होकर कहा। तुम्हें वजू कराने वाला लड़का कौन था? वो रिजवान था दादा गफूर, मेरे घर के नजदीक ही रहता है। मामू फुरकान ने बताया। तुम्हारा ख्याल है कि वो रिजवान ही था, तुम्हारा पड़ोसी? दादा गफूर ने तस्दीक चाही। हाँ बिल्कुल, मामू फुरकान ने वसूख से कहा। बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा सआदतमंद। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई है, दादा गफूर सोचते हुए बोले। वो क्या दादा? मामू फुरकान ने पूछा। फुरकान, तुमसे बड़ी भूल हो गई है, दादा गफूर ने हाथ मलते हुए कहा। दादा गफूर, आप क्या कहना चाह रही हैं? मामू फुरकान परेशान होकर बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी दादा गफूर की बात पूरी ना हुई थी कि नीलम गुस्से में भरी कमरे में दाखिल हुई। नीलम अजीब अंदाज से कमरे में दाखिल हुई थी। उसका चेहरा लोहे की तरह तपा हुआ था, उसकी आंखों में अंगारे भरे थे, होंठ नफरत से सुकड़े हुए थे। वो कुछ इस तरह कमरे में दाखिल हुई थी कि चंद लम्हों के लिए दादा गफूर की आंखें झुक गईं। उसके गले में दुपट्टे नाम की कोई चीज नहीं थी। सर्दी के बावजूद बदन पर स्वेटर ना था, पैरों में चप्पल या सैंडल ना थे। वो इस हालत में घर से अस्पताल पहुंच गई। गफूर, तू इसे क्या बताना चाह रहा है? अब मेरे सामने बता, मैं भी तो सुनूं। नीलम ने मर्दाना आवाज में कहा। लहजे में शदीद गुस्सा टपक रहा था। वो हमारी आपस की बात थी। दादा गफूर ने बड़े इत्मीनान से कहा। आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ इस वक्त यहाँ अस्पताल में? तुम लोग जो खेल खेल रहे हो उसका अंजाम देख लिया और ये अभी कुछ नहीं है। आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। तुमने सैयदपुर के जिन से टक्कर ली है, अब देखो बात कहाँ तक पहुँचती है। इस फुरकान का तो मैं वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। और बुड्ढे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ये तेरे इशारों पर नाच रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। नीलम गुस्से में बोले चली जा रही थी। बात की एक हद होती है। मैंने तुम दोनों को बहुत तरह देने की कोशिश की। मेरा ख्याल था कि जुबानी तंबीहों से संभल जाओगे, मेरे रास्ते से हट जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने शायद मुझे पानी का बुलबुला समझ लिया। तुम लोग फूंक मारोगे और मैं हवा में तहलील हो जाऊंगा। मैं तुम लोगों के बस का नहीं हूं। मैं तुम लोगों के काबू में आने वाली चीज नहीं। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना वो तबाही फैलेगी कि दुनिया देखेगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे?
दादा गफूर ने उसकी खौफनाक धमकी को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ कहो। नीलम के लहजे में वही करख्तगी थी। चलें, हम लोग तो आपके पीछे पड़े हैं, इसलिए आप हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। लेकिन इस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है कि इस हालत में आप इसे खींचे फिर रहे हैं? हम इस पर आशिक हैं, इसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वाज़े और दो टोक जवाब मिला। आपके इरादे क्या हैं? पूछा गया। तू हमारे इरादे क्या पूछता है? कब्र में पैर लटकाए बैठा है, तू अपना इरादा बता। हमारे इरादे तो आपके सामने हैं। वो तो फुरकान से जरा सी चूक हो गई, वरना उड़ गए थे आप। दादा फुरकान ने नीलम के गुस्से की परवाह ना करते हुए बड़े सुकून से कहा। मर गए हमें उड़ाने वाले। नीलम ने यह कहकर कहकहा लगाया और दादा गफूर को घूर कर देखा। वजीफा मुकम्मल होने को था, बस फुरकान से जरा बदएहतियाती हो गई। वो अमल के मुकम्मल होने की खुशी में आपको पहचान न सका। उसने अपना पड़ोस का लड़का समझकर वजू कर लिया। उसे क्या मालूम था कि कैसे पानी से वजू कर रहा है, दादा गफूर ने बताया। इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि हमसे टक्कर मत लो, नीलम ने खुश्क लहजे में कहा। टक्कर तो हमने आपसे ले ली है, अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। इन छोटे मोटे हरबों से हम डरने वाले नहीं। दादा गफूर ने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा। मुझे मालूम था कि तुम लोग बाज आने वालों में से नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, अब नताइज के तुम जिम्मेदार होगे। मैं चलता हूं। यह कहकर नीलम मुड़ी और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गई। दादा गफूर उसके पीछे दरवाजे तक आए। उन्होंने दरवाजे से निकलकर देखा, नीलम का लंबी राहदारी में दूर तक पता न था। वो दरवाजे से बाहर निकलते ही गायब हो गई। दादा गफूर दरवाजा बंद करके वापस पलटे। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। जवाब में मामू फुरकान ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। दादा गफूर मामू फुरकान के करीब आकर बैठ के और बोले, देख ली तुमने इसकी चालाकी। तुम्हें इसने ऐसी जगह गिरफ्त में लिया कि तुम खुशी के नशे में इसे पहचान भी ना सके, और वो बड़े इत्मीनान से गंदे पानी से वजू करा के चलता बना। हमारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। मुझसे वाकई भूल हो गई। अगर मैं जरा सा गौर कर लेता तो इसे पहचानना कोई मुश्किल काम ना था। मामू फुरकान ने अफसुर्दा लहजे में कहा। खैर अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मैं उसकी धमकियों से बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं, क्या तुम हो? दादा गफूर ने मुस्कुरा कर पूछा। दादा गफूर आप जानते हैं कि मैंने तो डरना सीखा ही नहीं। मैं अपनी धुन का पक्का हूं, बस जरा ठीक हो जाऊं फिर करता हूं इसके खिलाफ कार्रवाई। फुरकान तुम ऐसा करो कि अस्पताल छोड़ दो, दादा गफूर ने कुछ सोचते हुए कहा। क्यों दादा? मामू फुरकान ने पूछा। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। तुम्हारा मर्ज ऐसा है कि कोई दवा कारगर नहीं हो सकती। तुम्हें रूहानी इलाज की जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। दादा गफूर ने मामू फुरकान के सर पर हाथ रखा। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। फिर दादा गफूर कमरे से बाहर निकले। बाहर से बाबर, अकबर और इरफान को बुलाकर लाए। वो लोग लॉन में बैठे हुए गप लगा रहे थे। दादा गफूर को देखकर फौरन उठ खड़े हुए। जब वो लोग करीब आ गए तो दादा गफूर ने बाबर से मुखातिब होकर कहा, बाबर वो आई थी। कौन मामू? बाबर की तेवरी पर बल पड़ गया। नीलम और कौन? दादा गफूर ने कहा। यहाँ अस्पताल में? कहाँ है वो? किसके साथ आई थी? वो बिल्कुल तन्हा थी, इस हालत में कि ना उसके गले में दुपट्टा था और ना पाँव में चप्पल, दादा गफूर ने बताया। और आई नहीं, लाई गई थी। कौन लाया था उसे? इस मर्तबा अकबर ने पूछा। वो जो खुद को सैयदपुर का कहता है और अपने आप को जबरदस्त गर्दानता है, दादा गफूर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अकबर ने कमरे में चारों तरफ देखा, उसे नीलम कहीं नजर न आई। उसने पूछा, दादा कहाँ है? जो लाया था वो उसे अपने साथ ले गया, दादा गफूर ने बताया। वो हम लोगों को बहुत धमकियां देकर गया है, मामू फुरकान बोले। फिर दादा गफूर ने बाबर, अकबर और इरफान को नीलम के आने की पूरी रुदात सुना दी। सारे के सारे सन्नाटे में आ गए। इरफान? दादा गफूर ने कुछ देर के बाद सन्नाटा तोड़ा। जी दादा। इरफान ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। तुम्हारे बाप को अस्पताल से शिफ्ट करना है, दादा गफूर बोले। कहाँ दादा? इरफान ने पूछा। मेरे घर, दादा गफूर ने बताया। जी ठीक है, लेकिन क्यों दादा? मामू फुरकान की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें घर ले जाया जाए। इन्हें डॉक्टर के सामने रखना बहुत जरूरी है, बाबर ने मदाखलत की। ये केस डॉक्टरों के बस का नहीं बाबर, दादा गफूर ने बड़े वसूख से कहा। फिर किसके बस का है? बाबर ने पूछा। ये मेरे बस का है, इसे मैं ठीक करूंगा, ये जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है दादा, जैसी आपकी मर्जी। अकबर और इरफान तुम दोनों मामू को दादा के घर छोड़ाओ, बाबर ने कहा। मामू फुरकान को दादा गफूर के यहाँ छोड़कर जब अकबर अपने घर लौटा तो रात अपनी जुल्फ खोल चुकी थी। उसने गेट पर गाड़ी रोककर मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया।
थोड़ी देर बाद गेट खोलने की आवाज आई। फिर किसी ने गेट खोल दिया। हेडलाइट्स की रोशनी में अकबर ने देखा कि नीलम सामने खड़ी है। वो काली शाल ओढ़े हुए थी। इस काली शाल में उसका सफेद चेहरा जगमगा रहा था। अकबर उसके चेहरे के हुस्न में खोकर रह गया और गाड़ी अंदर लाना भी भूल गया। तब नीलम ने हैरत से कहा, क्या हुआ, गाड़ी अंदर लाइए ना। जैसे होश में आ गया, फिर थोड़ी सी गाड़ी अंदर लाकर उसने नीलम के पास रोकी। नीलम गेट बंद करने के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन गाड़ी अभी पूरी अंदर ना आई थी। वो गेट बंद नहीं कर सकती थी। क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गई? गाड़ी आगे बढ़ाइए ना, नीलम ने हंसकर कहा। गाड़ी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अकबर ने अजीब अंदाज में कहा। कहाँ आगे बढ़ी है, गाड़ी तो गेट में अटकी हुई है, नीलम ने मुस्कुराकर कहा। तब अकबर ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। नीलम ने गेट बंद किया। वो वापस आई तो अकबर उसका मुंतजिर था। नीलम, तुम 2 घंटे पहले क्या घर से निकली थी? अकबर ने पूछा। नहीं तो। आप घर से निकलने की बात कर रही हैं? मैं तो अपने कमरे से नहीं निकली, नीलम ने सादगी से जवाब दिया। तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है कि तुम घर से बाहर नहीं निकली? अकबर ने फिर पूछा। अकबर, आपको क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं? नीलम ने हैरत ज़दा होकर कहा। उसके लहजे की सच्चाई बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रही। अकबर ने फिर कुछ ना कहा, खामोशी से घर में दाखिल हो गया। फिर उसने फर्दन फर्दन राशिदा और साबरा से पूछा। उन्होंने भी ना सिर्फ नीलम के बाहर जाने की तरदीद की, बल्कि हैरत का इजहार किया। अकबर चकरा कर रह गया। उसकी समझ में ना आया कि जब नीलम घर से निकली ही नहीं, तो फिर अस्पताल पहुंचने वाली नीलम कौन थी? यही कि अब तक होने वाली बातों में कोई बात ऐसी ना थी जो समझ में आ जाती। घर में पेश आने वाले वाकयात अकल से बालातर थे। कोई बात अकल में नहीं आ रही थी। दादा गफूर मामू फुरकान को अस्पताल से निकालकर अपने घर ले गए। लोग मरीजों को घर से अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन वो मरीज को अस्पताल से घर ले गए। घर ले जाकर उन्होंने मामू फुरकान को अपने कमरे में रखा। मामू फुरकान के जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि पास खड़ा होना मुश्किल था। खुद फुरकान मामू अपने जिस्म की बदबू से सख्त परेशान थे, लेकिन दादा गफूर ने इस बदबू की जरा भर परवाह न की। वो बड़े आराम से उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहीं से नीम के पत्ते मंगवाए। नीम के पत्ते आ गए तो उन्होंने उन पत्तों को पानी में उबलवाया और फिर उस उबले हुए पानी को छानकर एक जग में भरवा लिया। अब ये शीशे का जग उनके सामने रखा था और वो अपनी चौकी पर जमे 1000 दानों वाली तस्बीह पढ़ रहे थे। 1 घंटे तक वो बड़े नहमाक से पढ़ते रहे। पढ़ने के दौरान वो नजर उठाकर मामू फुरकान की तरफ देख लेते। दोनों की नजरें मिलती तो दादा गफूर मुस्कुरा उठते। उन्हें मुस्कुराते देखकर मामू फुरकान को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता। वो अपने जिस्म से उठती बदबू से सख्त परेशान हो रहे थे। दादा गफूर ने तस्बीह फेरने के बाद पानी से भरा जग अपने सामने रखा, फिर उस पर फूंके मारी। उस पड़े हुए पानी से उन्होंने आधा गिलास भरा और मामू फुरकान की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो फुरकान, ये पानी पी लो। मामू फुरकान के हाथ पर कई दाग पड़े हुए थे, उनसे पानी रिस रहा था। मामू फुरकान ने पहले गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर रुक गए और बोले, दादा, गिलास गंदा हो जाएगा, आप मुझे खुद ही पिला दें। लाओ, मैं खुद ही पिला देता हूँ, जरा अपनी गर्दन ऊंची कर लो, दादा गफूर ने बड़ी मोहब्बत से कहा। मामू फुरकान ने अपनी गर्दन उठाकर वो आधा गिलास पड़ा हुआ पानी गटागट पी लिया। पानी पीकर उन्हें बड़ा सुकून मिला। उन दागों में जो शदीद किस्म की खारिश हो रही थी वो फौरन बंद हो गई। फिर दादा गफूर ने उनके नहाने के लिए पानी गर्म करवाया। उस गर्म पानी में उन्होंने जग से 1 गिलास पानी निकालकर उसमें मिला दिया और फुरकान मामू को हदायत की, जाओ फुरकान नहाओ। दादा गफूर ने अपने कपड़े गुस्ल खाने में लटका दिए। दोनों के जिस्म तकरीबन एक जैसे थे। मामू फुरकान उस गर्म पानी से खूब अच्छी तरह नहाए। दादा गफूर ने साबुन लगाने से मना किया था, इसलिए उन्होंने जिस्म पर साबुन ना लगाया। नहाते ही उनके जिस्म में ताजगी सी आ गई। उन्होंने अपने जिस्म के एक तौलिए से बहुत एहतियात से खुश्क किया और दादा गफूर के कपड़े पहनकर बाहर आ गए। उन्होंने अपने कपड़ों को वहीं छोड़ दिया। दादा गफूर ने गुसल खाने में जाकर मामू फुरकान के कपड़ों को जमीन पर रखा और दिया सलाई दिखा दी। कपड़े खुश्क थे, लेकिन फिर भी उन कपड़ों ने आग न पकड़ी। थोड़े जलते फिर बुझ जाते, आग की जगह धुआं रह जाता। कोशिश के बावजूद उन कपड़ों ने आग न पकड़ी, महज सुलग सुलग कर रह जाते। तो दादा गफूर ने अंदर से मिट्टी का तेल मंगवाकर उन कपड़ों पर छिड़क दिया और फिर दिया सलाई दिखा दी। मामू फुरकान के कपड़े जल उठे। दादा गफूर ने उन कपड़ों को एक डंडे की नोक से पलटकर अच्छी तरह जलाया। कुछ देर के बाद वहां जले हुए कपड़ों की राख रह गई। दादा गफूर ने उन जले हुए कपड़ों की राख को समेटा और फिर एक प्लास्टिक की थैली में भर लिया।
और मामू फुरकान से ये कहकर कि मैं अभी आता हूँ बाहर निकल गई। जले हुए कपड़ों की राख की थैली उन्होंने गंदे नाले में फेंकी और फिर वो अपने फ्लैट में वापस आ गई। दादा गफूर कमरे में आए तो उन्होंने मामू फुरकान को बेड पर बैठा हुआ पाया। मामू फुरकान के जिस्म में ठंडक पड़ गई थी और रिश्ते हुए जख्म एकदम खुश्क हो गए। अब इन जख्मों से बदबू नहीं आ रही थी। मामू फुरकान के चेहरे पर ताजगी थी। हाँ भाई फुरकान, अब बोलो क्या हाल है? दादा गफूर ने खुश मजाजी से पूछा। दादा गफूर, आपने तो कमाल कर दिया, मुझ कोड़ी को 2 घंटों में अच्छा कर दिया। अच्छा? दादा गफूर खुश होकर बोले, बस तुम वक्फे वक्फे से जग का पानी पीते रहो। तुम्हारे जिस्म पर जो ये दाग नजर आ रहे हैं वो जाते रहेंगे। दादा, आपने क्या पढ़ा है, मुझे बताएं। मामू फुरकान ने पूछा। हाँ बता दूंगा, बल्कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर बता दूंगा। इसका मतलब है आप टाल रहे हैं, मुझे बताना नहीं चाहते? मामू फुरकान ने कहा। अरे नहीं फुरकान, ऐसी क्या बात है, तुमसे भला क्या छुपाऊंगा? दादा गफूर बोले। फिर बताएं ना। मामू फुरकान ने जिद की। अरे भाई इतने बेसब्रे ना बनो, तुम्हारे यहां से जाने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर मामू फुरकान ने ज्यादा जिद ना की। उन्हें मालूम था कि दादा गफूर ने बताने का वादा कर लिया है तो जरूर बता देंगे। उन पर ख्वामखा दबाव डालना, असरार करना बेसूद था। खाने से फारिग हुए तो बाबर का फोन आ गया। दादा गफूर ने अलग सलग करके रिसीवर मामू फुरकान के हाथ में थमा दिया। मामू फुरकान ने सारी रुदात बाबर को सुनाई। उनकी सेहतयाबी से बाबर बहुत खुश हुआ। फिर फर्दन फर्दन सबने बात की। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अकबर, साबरा और राशिदा को अपने बारे में असरे नौ बताना पड़ा। गुलशन से राब्ता मुनक़ता हुआ तो अजीज़ाबाद से फ़ोन आ गया। इरफान बहुत परेशान था। वो मुसलसल फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था मगर मुसलसल इंगेज मिल रहा था। अब वो आखिरी बार मिला रहा था कि एकदम लाइन मिल गई। घर पर सब परेशान थे। अगरचे दादा गफूर ने इरफान से कह दिया था कि वो इत्मीनान से फुरकान को लेकर चला जाए और वो इत्मीनान से घर चला भी गया था। लेकिन घर पर मुमानी रिहाना को करार न आया। वो चाहती थी कि किसी तरह अपने शौहर की खैरियत मालूम हो जाए, क्योंकि जिस तेजी से मर्ज बढ़ा था वो इंतहाई बाइसे तशवीश था। बहरहाल जब मुमानी रिहाना की मामू फुरकान से बात हो गई और उन्हें यह मालूम हुआ कि 2 घंटे के अंदर ही उनकी काया पलट गई है, जख्मों से पानी रसना बंद हो गया है, जिस्म की बदबू खत्म हो गई है, तो उसने सुकून का सांस लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात भर मामू फुरकान सुकून से सोए, लेकिन दादा गफूर शायद सारी रात जागते रहे। उनकी आंख खुलती वो मामू फुरकान को सामने चौकी पर बैठा पाते। वो कुछ पढ़ रहे होते। जाने दादा गफूर कब सोए। वो रात भर पढ़ कर मामू फुरकान के जिस्म पर फूंके मारते रहे। सुबह को मामू फुरकान उठे तो बहुत हशाश बशाश थे। अब उनके जिस्म पर पड़े दानों ने धुंधलाना शुरू कर दिया। वो तेजी से गायब हो रहे थे, उसी तेजी से जिस तेजी से उभरे थे। सुबह नाश्ते के बाद मामू फुरकान ने जाना चाहा, लेकिन दादा गफूर ने मना कर दिया। वो बोले, जाने की ऐसी क्या जल्दी, दुकान तो तुम्हारे जाए बगैर भी खुल जाएगी, फिर तुम्हारी सेल्समैन भी तुम्हारे भरोसे के हैं। अगर जाने की बहुत जल्दी है तो शाम तक चले जाना। मामू फुरकान दादा गफूर की हदायत पर रुक गई। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जरा सी गफलत से ताने फिर पलट आएं। दोपहर को दादा गफूर ने एक तावीज उनके गले में लटकाया, एक गंडा बाजू पर बांधा और आधा गिलास पड़ा हुआ पानी उन्हें पिलाया। फिर बोले, फुरकान अब तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। अल्लाह ने चाहा तो अब ये मर्ज पलट कर नहीं आएगा। हाँ, 3 दिन तक पड़ा हुआ पानी पीते रहना। शाम तक उनके जिस्म के दाग बहुत हद तक गायब हो गए, बस अब कहीं कहीं हल्के निशान रह गए। इरफान मामू फुरकान को लेने आया तो वो अपने बाप की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया। कहाँ उनके जिस्म से बदबू फूट रही थी, जख्म रिस रहे थे, और अब एक ही रात में सब कुछ बदल गया। ना जख्म रहे और ना बदबू। इरफान मामू फुरकान को देखकर बहुत खुश हुआ। मामू फुरकान और इरफान अभी अपने घर पहुंचे ही थे कि एक रूह फरसा खबर सुनने को मिली। घर पहुंचकर मामू फुरकान अभी अपने घर वालों को अपने बारे में बता ही रहे थे कि बेल बजी। बेल की आवाज सुनकर शमसा उठने लगी तो मामू फुरकान ने उसे रोक दिया और इरफान से मुखातिब होकर बोले, बेटे आप देखें दरवाजे पर कौन है। इरफान फौरन ही उठ गया। उसने जाकर गेट खोला तो एक परेशान शख्स को अपने सामने पाया। जी फरमाइए, इरफान ने पूछा। मामू फुरकान घर पर हैं जी? हाँ हैं, आपका नाम? मेरा नाम अशफाक है, मैं दुकान से आया हूँ। जरा मामू फुरकान को जल्दी बुला दीजिए, उस परेशान शख्स ने बड़ी आजिज़ी से कहा। अच्छा आप ठहरे, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। ये कहकर इरफान कमरे में वापस आया। कौन है बेटा?
अब्बू कोई अशफाक है, कह रहा है दुकान से आया है, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। अशफाक आया है? ये इस वक्त यहाँ कैसे आ गया, अल्लाह रहम करे। मामू फुरकान उठते हुए बोले, इरफान जरा तुम भी अपने अब्बू के साथ जाओ, देखो क्या मामला है, ये अशफाक क्यों आया है। मुमानी रिहाना ने मामू फुरकान के कमरे से निकलने के बाद कहा। इरफान फौरन उठकर भागा। अशफाक मामू फुरकान की दुकान का सेल्समैन था, वो उस पर बहुत एतमाद करते थे। वही घर से सुबह चाबियां लेकर दुकान खोलता और रात को घर पहुंच जाता। मामू फुरकान मुश्किल से 4-5 घंटे दुकान पर बैठते। मामू फुरकान को दरवाजे पर देखकर अशफाक की अजीब हालत हो गई। वो बोलना चाहे तो बोलना न जाए, आंखों में आंसू भर आए। मामू फुरकान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ड्राइंग रूम में ले आए। इरफान को पानी लाने का इशारा किया। पानी पीने के बाद उसमें कुछ हिम्मत पैदा हुई। तब मामू फुरकान ने कहा, हाँ अब बताओ क्या मामला है, तुम इतने परेशान क्यों हो। मामू बहुत बुरा हुआ है, वो रुंधी हुई आवाज में बोला। क्या हुआ? मामू फुरकान ने जरा सख्त लहजा इख्तियार किया। मामू, दुकान में आग लग गई। आग लग गई? मामू फुरकान के जहन में सन्नाटा उतरने लगा। मगर कैसे? बस जी बैठे बैठे मैं एक खातून को कपड़ा दिखा रहा था कि अचानक थान में आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? इस मर्तबा इरफान बोला। बस जी ऐसा ही हुआ है, मैंने रेशम के थान पर एक शोला जरूर गिरते देखा था। इसके फौरन ही बाद आग भड़क उठी और आग इतनी शदीद थी कि हम दुकान से एक थान भी ना निकाल सके। अशफाक ने बड़े मुर्दा लहजे में कहा। पूरी दुकान जल गई? इरफान ने पूछा। हाँ जी, पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। तो वो अपना काम कर गया? मामू फुरकान ने खोए हुए लहजे में कहा। उस वक्त उनकी आंखों के सामने नीलम आ गई। उसकी गुसीली आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। तुम लोगों ने मुझे पानी का बुलबुला समझ लिया कि फूंक मारोगे और मैं हवा में तहलील हो जाऊंगा। मैं बहुत जबरदस्त जिन हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना वो तबाही फैलेगी कि दुनिया देखेगी। वो मेरी दुकान में शोला फेंक गया, तबाही फैला गया, मुझे बर्बाद कर गया। मामू फुरकान आप ही आप बोले चले जा रहे थे। उनके लहजे में बड़ी उदासी थी, बड़ी अफसुर्दगी थी। मामू फुरकान की दुकान क्या जली, गोया उनके दिल की दुनिया उजड़ गई। वो लाखों की लपेट में आ गए। बैंक में थोड़ी बहुत नकदी थी या जेवरात थे जो उन्होंने शमसा के लिए बनवा रखे थे, और उनके पास कुछ ना था। जो था वो इतना ना था कि दुकान को फिर से भर लेते। वो सर पकड़कर बैठ गए। इरफान ने हौसला दिया। अब्बू जी आप फिक्र न करें, मैं बैंक से कर्ज दिलवा दूंगा। बाबर ने सुना तो वो मामू फुरकान के घर आया। उसने तसल्ली दी, मामू परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बताएं। बस ये अल्लाह का करम था कि वो जिसके पास जाते, जो भी इस हादसे के बारे में सुनता, फौरन मामू की मदद के लिए तैयार हो जाता। जिन कपड़ों की मिलों से उनका लेन देन था, उनके मालिकों ने उनके कंधे पर हाथ रखा, परेशान ना होने की तलकीन की और कपड़ा ले जाने की पेशकश की। फिर बाजार वालों ने भी हौसला बढ़ाया। दुकानदारों ने मिलकर उन्हें एक मोटी रकम फराहम करने की पेशकश की। इतनी ढेर सारी हमदर्दियां पाकर मामू फुरकान का हौसला दो चंद हो गया। वह दुकान जलने का गम भूल गई। 1 माह के अंदर अंदर उन्होंने दुकान में नया रंग रोगन करा लिया। दुकान पहले से भी कहीं खूबसूरत नजर आने लगी। कपड़ा भी खूब भरा हुआ था। दुकान के इफ्तिताह से पहले दादा गफूर खुद दुकान पर आए और उन्होंने 3 घंटे बैठकर कुछ पढ़ा। फिर दुकान में चारों तरफ कीलें जड़ दी। अब ये दुकान हर तरह की तखरीबकारी से महफूज हो गई। मामू फुरकान को जो उसने नुकसान पहुंचाया था, 1 माह में उसकी तलाफी हो गई। दादा गफूर ने मामू फुरकान को तबाह होने से बचा लिया, वरना उसने बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी थी। मामू फुरकान पर बस न चलने या होने वाले नुकसान को बर्दाश्त कर लेने के बाद उसने मामू का पीछा छोड़ दिया। अब उसकी सारी तवज्जो नीलम पर थी। एक दिन नीलम दोपहर को सोकर उठी तो उसने अपनी सिंगार मेज के आईने के सामने एक लंबी और मोटी मोमबत्ती को रोशन देखा। मोमबत्ती सुर्ख रंग की थी। उसे बड़ी हैरत हुई कि ये उसके कमरे में मोमबत्ती कौन रोशन कर गया। पहले तो उसने उठकर मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी फूंकों से न बुझी। वो जैसे जैसे फूंक मारती मोमबत्ती की लौ वैसे वैसे और भड़क उठती। फिर वो जलती मोमबत्ती को छोड़कर राशिदा के पास पहुंची, उसे अपने कमरे में बुलाकर लाई। क्या हुआ, कुछ बताओ तो, रास्ते में राशिदा ने पूछा। कमरे में चलकर तुम खुद देख लो, नीलम ने संजीदगी से कहा। जब राशिदा ने नीलम के कमरे में कदम रखा तो सबसे पहले उसकी नजर जलती मोमबत्ती पर पड़ी। अरे ये मोमबत्ती यहाँ किसने जलाई? राशिदा ने सवाल किया। यही दिखाने मैं तुम्हें यहाँ लाई थी, नीलम ने कहा। मैं समझ रही थी कि शायद मोमबत्ती तुमने रोशन की हो। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये मोमबत्ती कहाँ से आई है, इसे बुझा तो दो। ये कहकर राशिदा आगे बढ़ी। उसने पहले तो आहिस्ता से एक फूंक मारी। इस फूंक से मोमबत्ती की लौ महज झिलमिला कर रह गई। फिर राशिदा ने जोर जोर से फूंक मारी। इसके बाद उसने 2-3 फूंकें मुतवातिर मारी, लेकिन जलती मोमबत्ती न बुझी।
उसकी हर फूंक पर मोमबत्ती की लौ भड़क कर रह जाती। अम्मी से पूछें चलकर। हाँ चलो। साबरा के इल्म में जब ये बात आई कि नीलम के कमरे में किसी ने मोमबत्ती रोशन कर दी है और फूंक मारने से भी नहीं बुझ रही, तो वो सहम गई। अब वो ऐसी बातों से बहुत डरने लगी थी। वो कमरे में ना गई। उसने नीलम से कहा, बेटी अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, बाबर और अकबर आ जाएं तो फिर देखेंगे। खाला अब तो राशिदा से भी ज्यादा डरने लगी हैं। नीलम ने हंसकर कहा, हाँ बेटी, इन बातों से डरना ही चाहिए। तुझे मालूम नहीं उसने मेरा क्या असर किया था? फिर मामू फुरकान के साथ क्या हुआ? साबरा ने अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। तौबा मेरी खाला, वो एक मोमबत्ती है जो जल रही है। मोमबत्ती है तो बुझाने से बुझती क्यों नहीं? साबरा ने चमक कर कहा, मेरा ख्याल है कि अच्छी वाली मोमबत्ती है, उसे बुझाने के लिए जोरदार फूंक चाहिए। वो मोमबत्ती तुम्हारी सिंगार मेज पर रखी किसने और जलाई क्यों? साबरा ने फिर सवाल किया। हाँ, ये सवाल आपका बजा है। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अकबर भी घर में नहीं है कि उन पर शुबा किया जाता कि शायद उन्होंने रखी हो। अकबर और बाबर तो सुबह के निकले हुए हैं। आओ राशिदा, जरा दोबारा चलकर देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ गई या जल रही है। नीलम, आपको डर नहीं लग रहा? मोमबत्ती से क्या डरना, जाने वो किसने रखी हो। किसी ने भी रखी हो, है तो मोमबत्ती। नीलम ने खिलाफी तवक्को बेखौफी का मुजाहरा किया। मैं देखती हूँ जाकर। साबरा और राशिदा ने उसे जाने से रोकना भी चाहा, मगर रोक ना सकी। दोनों की जुबानें गुंग हो गईं। नीलम बड़े इत्मीनान से अपने कमरे की तरफ चली। जब उसने कमरे के दरवाजे में कदम रखा तो हैरान रह गई। वाह, क्या मसूर कुन खुशबू थी। ऐसी खुशबू के दिमाग तक मुअत्तर हो जाए, रूह सरशार हो जाए, जिस्म झूमने लगे, रक्स में आ जाए। यह हसीन खुशबू उस मोमबत्ती से आ रही थी जो अब बुझ चुकी थी। उस बुझी हुई शमा से अगरबत्ती की तरह धुआं उठ रहा था और खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। इस सहर अंगेज खुशबू ने नीलम पर ऐसा जादू किया कि वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह कमरे में दाखिल हो गई। उसे यह भी याद न रहा कि वो कमरे में क्यों आई थी, क्या देखने आई थी। नीलम अभी सिंगार मेज के करीब ही पहुंची थी कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नीलम ने कोई ख्याल न किया। उसके दिलो दिमाग पर बस खुशबू ने बसेरा कर लिया। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो बेखुद हुई जाती थी। उस पर नशा सा तारी था। वह नशे में झूमती हुई बेड की तरफ बढ़ी और उस पर शहजादियों की तरह नीम दराज हो गई। सिंगार मेज के शफाफ आईने में उसे अपना पूरा सरापा नजर आ रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी कातिल आंखों से खुद को देख रही थी। वो एक हसीन दोशीज़ा थी, लेकिन इस वक्त वो बेहद हसीन लग रही थी। इस कदर हसीन कि उसका जी चाहा कि वो उठे और अपने आप को चूम ले। पूरे कमरे में हल्का हल्का धुआं भर चुका था। यह हैरत की बात थी कि इस धुएं से दम नहीं घुट रहा था, बल्कि ये जी चाह रहा था कि लंबे लंबे सांस लेकर इस धुएं को ज्यादा से ज्यादा अपने सीने में उतार लिया जाए। आईना देखते देखते नीलम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आईने में है। वो जो भी था सफेद रेशमी लिबास में था और बहुत पुरकशिश था। नीलम पर सरशारी तारी थी। उसने अपनी नीमबाज आंखों से देखा। उसे जरा भी डर महसूस ना हुआ कि वो कौन है। ये देखने के लिए उसने पलट कर देखा, लेकिन उधर कोई ना था। नीलम ने फिर आईने की तरफ देखा। वहां वो मौजूद था। इस मर्तबा वो नीलम को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। नीलम ने फिर पलट कर देखा, पीछे कोई मौजूद ना था। और जब दोबारा आईने पर नजर डाली तो वो वहां खड़ा था। वो जो कोई भी था सिर्फ आईने के अंदर था, कमरे में मौजूद ना था। कमरे में हल्का हल्का धुआं फैला हुआ था। कमरे के गोशे गोशे में खुशबू बसी हुई थी। बड़ा ख्वाब आगी माहौल था। इस दिल मोहने वाले माहौल में कोई पस मंजर में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका धुंधला धुंधला वजूद दिमाग पर छा रहा था। नीलम ने आईने पर नजरें गाड़ दी। तब उस बुत्ते काफिर ने जुम्बिश की। वो आईने में आगे की तरफ बढ़ा। उसके होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी और काली सी आंखों में हीरे की चमक। फिर वो आईने से इस तरह निकला जैसे कोई दरवाजे से निकलता है। वो आईने से निकलकर अब बिल्कुल उसके मुकाबले आ गया। वो 6 फुट का एक पुरवकार मर्द था। सर पर सफेद साफा, गले में सुच्चे मोतियों की माला, साफे पर दमकता हीरा, चेहरे के यूनानी नकूश। वो किसी मुल्क का शहजादा मालूम हो रहा था। नीलम ने उसे देखा तो बस देखती रह गई। ऐसा हसीन मर्द उसने अपनी जिंदगी में ना देखा था। वो उसकी वजाहत में गुम हो गई। उसकी पुरकशिश और पुरवकार शख्सियत में खो गई। वो उसे देखे जा रही थी। वो जैसे पलकें झपकाना भूल गई, पत्थर की हो गई। क्या बात है, मुझे बैठने को भी नहीं कहेंगी? शहजादा बोला। वो बोला क्या, यूं समझो कि दूर तक घंटियां बजती चली गईं। ऐसी सहर अंगेज आवाज उसने काहे को सुनी थी जी? वो एकदम चौंक पड़ी। उसकी महवियत टूटी। तब उसे एहसास हुआ कि वो उस नौजवान की सहर अंगेज शख्सियत में खो गई थी। उसे शर्म आई। उसे अपनी महवियत पर बड़ी नदामत हुई।
वो लड़की होकर उसे इस तरह देख रही थी जैसे लड़के लड़की को देखते हैं। जी क्या? वो मुस्कुरा कर बोला। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे बैठने को भी नहीं कहेंगी। हाँ, आप बैठिए ना। नीलम ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कहाँ बैठूं? उसने पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। वो कुर्सी ले लीजिए। नीलम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसने दीवार से लगी कुर्सी को पकड़कर उठाया और बेड के नजदीक लाकर रख दी। फिर वो किसी शहजादे की तरह उस पर बैठ गया, बड़ी तमक्कनत, बड़ी शान से। कौन है आप? नीलम ने बड़ी मुलायमत से पूछा। मुझे जानती नहीं? शहजादे ने थोड़ी सी हैरत से कहा। नहीं जानती होती तो मैं पूछती क्यों? नीलम ने सादगी से जवाब दिया। मेरे बारे में जानना चाहती हैं? शहजादे ने सवाल किया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। हूँ, नीलम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों आखिर? फिर सवाल हुआ। मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। मैं आपको अच्छा लगा हूँ? शहजादे ने अपनी चमकती आंखों से नीलम को देखा। शायद, नीलम ने सहरज़दा अंदाज में कहा। क्या वाकई? ये सुनकर शहजादा एकदम खिल उठा। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। क्यों, इसमें खुश नसीबी की क्या बात है? असल में मैं आपके सामने डरता डरता आया था। जाने क्या हो, आप कहीं मुझे नापसंद ना कर दें, कहीं नफरत से मुंह ना फेर दें। मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी भला? मेरे दिल में बस एक खौफ सा था, उसने झिझकते हुए कहा। अब तो वो खौफ आपके दिल में नहीं रहा? नहीं, अब नहीं। वह मुस्कुराया। आपका नाम क्या है? नीलम ने पूछा। मेरा नाम करल है। ये क्या नाम हुआ भला? नीलम ने हैरान होकर सवाल किया। पसंद नहीं आया? वो बोला। कुछ अजीब सा है। क्या मायने हुए भला इसके? नीलम ने मुलायमत से कहा। आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज चमकती है? मेरी दुनिया में? नीलम ने एक लम्हे को सोचा, फिर बोली, सूरज। करल के मायने सूरज ही के हैं, आप ठीक समझी। मैंने इस तरह का नाम पहली बार सुना है। आप ठीक कहती हैं। आपकी दुनिया में इस तरह के नाम कहाँ होते हैं? या आप मेरी दुनिया क्या कर रही हैं? क्या आप इस दुनिया के नहीं हैं? नहीं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, लेकिन आपकी दुनिया में बसना जरूर चाहता हूं। मेरी दुनिया में बसना चाहती हैं? नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। अगर मेरी दुनिया में बसना था तो पहले आए होते। क्यों, अब क्या हुआ? मेरी दुनिया बस चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, नीलम ने वजाहत की। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस शादी को मानता नहीं। वैसे आपने शादी करने में बहुत जल्दी की, मेरा इंतजार भी ना किया। मुझे क्या मालूम था क्या पाएंगे? वो क्या कह रही थी उसे मालूम ना था। अगर आपको मालूम होता कि मैं आऊंगा तो आप मेरा इंतजार करती? शायद। नीलम ने अपनी मखमूर निगाहों से उसे देखा। ये बात आप यकीन से नहीं कहेंगी। खैर, आप इकरार करें ना करें, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का इकरार करता हूँ। शहजादे ने बड़े वालेहाना अंदाज में कहा। क्या आपको मालूम है कि मैं आपको कब से जानता हूँ? नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको पहली बार सैयदपुर की एक गली में देखा था। आपकी हसीन सूरत देखकर मैं अपने आप में ना रहा। आपकी दिलकश चाल को देखकर मैं अपना आप भूल गया, आपकी जुल्फ का असीर हो गया। लेकिन आप तो मुझे सैयदपुर में कहीं नजर नहीं आए। मैं आपके साथ साथ रहा, आपके बहुत करीब, लेकिन आपने तवज्जो ही ना दी। उसने शिकवा किया। ये कैसे मुमकिन है कि आप मुझे नजर आते और मैं आपको नजरअंदाज कर देती? आप इतने खूबसूरत शख्स हैं कि दुनिया की कोई लड़की आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। कभी अपने बारे में भी गौर किया है? मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, एक आम सी। आपने मुझे महसूर किया है, और मुझे हिसार में लेने वाली लड़की कभी आम नहीं हो सकती। नीलम, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें अब कोई नहीं छू सकता। कर्ज आपसे तुम पर आ गया। उसने उसे उसके नाम से मुखातिब किया। नीलम को अपना नाम सुनकर खुशगवार हैरत हुई। वो अपनी पलकों का शामियाना उठाकर बोली, आप मेरे नाम से भी वाकिफ हैं। मैंने कहा ना कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे साथ साथ हूं। हैरत है, आप 6 माह से मेरे साथ हैं और कभी नजर नहीं आए। कर्ल अभी कुछ कहने वाला था कि दरवाजे पर बड़े जोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर वो खड़ा हो गया और फिर आने की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अच्छा नीलम, अब हम चलते हैं। जाते जाते मैं अपनी मोहब्बत की शमा जलाए जाता हूँ, वो देखो। ये कहकर कर्ल ने हाथ उठाया। उसका हाथ उठते ही सिंगार में इस पर रखी हुई मोमबत्ती जल उठी। ये मोमबत्ती मैंने यहाँ रखी थी, ये मेरी मोहब्बत की मजहर है। इस शमा को कोई नहीं बुझा सकता, जिस तरह तुम्हारी मोहब्बत को कोई मेरे दिल से नहीं निकाल सकता। इस शमा को कमरे से बाहर न ले जाना, इसे बुझाने की कोशिश न करना। ये शमाए मोहब्बत मैंने हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दी है।
दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, ये कहकर कर्ल आईने की तरफ बढ़ा और आईने में दाखिल होकर गायब हो गया। उसके जाने के बाद नीलम दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर अकबर खड़ा था। नीलम अकबर को देखकर मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में अजीब पुरस्कारियत थी। अकबर मुस्कुराहट की इस तब्दीली को महसूस किए बगैर न रह सका। उस वक्त नीलम के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। नीलम ने अकबर को देखकर रास्ता छोड़ दिया। वो अंदर आया और बोला, ये खुशबू कैसी है? बड़ी मशहूर कौन है? नीलम ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से बेड पर आकर बैठ गई। नीलम, तुम कमरे में मोमबत्ती देखने आई थी, फिर यहीं रह गई। तुमने दरवाजा भी बंद कर लिया। क्या कर रही थी दरवाजा बंद करके? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप कब आए शोरूम से? नीलम ने उसके सवाल का जवाब गोल करके अपना सवाल कर दिया। अभी आया हूं। घर आया तो मोमबत्ती का किस्सा मालूम हुआ। तुम्हारे बारे में मैंने पूछा तो अम्मी ने बताया कि तुम कमरे में हो। मैं यहाँ आया तो कमरे का दरवाजा बंद था। फिर उसकी नजर मोमबत्ती पर पड़ी। अरे ये तो जल रही है। हाँ अकबर, ये अब जलती रहेगी, इसे अब कोई नहीं बुझा सकता। नीलम ने अजीब लहजे में कहा। क्या मतलब नीलम? मैं समझा नहीं। अकबर की समझ में कुछ ना आया। मैंने कहा है इस शमा को कोई नहीं बुझा सकता, ये जलती रहेगी। मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि ये क्या बात हुई भला? ये मोमबत्ती है, आखिर कितनी देर जलेगी? घंटे, 2 घंटे, उसके बाद खुद ब खुद बुझ जाएगी। लेकिन तुम कह रही हो कि ये जलती रहेगी, अकबर ने कहा। नहीं, ये आम मोमबत्ती नहीं, नीलम पुरस्कार लहजे में बोली। इसे लाया कौन? ये सिंगार मेज पर आई किस तरह, कुछ पता चला? अकबर ने पूछा। हाँ मुझे सब मालूम हो गया है, जरा मुझे भी बताओ, अकबर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकती, मुझे कुछ नहीं मालूम, नीलम ने तशकीक भरे लहजे में कहा। नीलम, तुम आज कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नीलम ने संभल कर कहा। अच्छा, अकबर ने तंजीह अंदाज में कहा और खामोशी से मोमबत्ती की तरफ बढ़ा। मोमबत्ती के करीब पहुंचकर उसने इसका मुआयना किया। वो तकरीबन 1 फुट लंबी थी, गोलाई 2 इंच रही होगी। उसका रंग सुर्ख था। वो काफी देर से जल रही थी, लेकिन एक कतरा मोम भी नहीं पिघला था। उसने झुककर फूंक मारी, फिर आस्ता से, फिर जोर से, मगर मोमबत्ती का कुछ ना बिगड़ा। उसकी लौ फूंक के साथ झिलमिलाई और फिर सीधी हो गई। अकबर को बड़ी हैरत हुई। फिर उसने लगातार जल्दी जल्दी फूंके मारी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात निकला। फूंकों से वो शमा बुझाई ना गई। अकबर अब सीधा खड़ा हो गया। उसने नीलम की तरफ देखा जो बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठी थी। अकबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो नशे में हो। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे थे। वो नीलम के करीब आकर बेड पर बैठ गया। नीलम गैर इरादी तौर पर थोड़ा सा परे खिसक गई। नीलम, ये सब क्या है? तुम बोलती क्यों नहीं? अकबर के लहजे में बड़ी उलझन थी। क्या बोलूं? अकबर, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकेगा, नीलम ने बड़े यकीन से कहा। मैं इसे बुझा कर छोड़ूंगा। अकबर को भी गुस्सा आ गया। तो फिर और कोशिश कर देखो, नीलम ने उसे चैलेंज किया। ठहरो, मैं अभी आता हूं, ये कहकर अकबर कमरे से निकल गया। वह सीधा बावर्ची खाने में गया, वहां से स्टील की एक प्लेट उठाई और फौरन वापस कमरे में आ गया। राशिदा और साबरा ने उसे प्लेट ले जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे होली। अकबर ने सिंगार मेज के करीब पहुंचकर वो स्टील की प्लेट उस मोमबत्ती के ऊपर रख दी। चंद सेकंड के बाद उठाई तो वह दबी हुई लौ फिर सीधी हो गई। मोमबत्ती बदस्तूर जलती रही। फिर उसकी नजर स्टील की प्लेट पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि प्लेट में एक छोटा सा सुराख हो गया था। मोमबत्ती की लौ इस कदर तेज थी कि चंद सेकंड्स में उसने स्टील को पिघला कर रख दिया। अकबर ने चाहा कि इस प्लेट को मोमबत्ती पर खींच मारे, लेकिन साबरा ने उसके इरादे को भांप लिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और घबरा कर बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अगर ये मोमबत्ती प्लेट लगने की वजह से सिंगार मेज पर गिर गई तो याद रखो, सिंगार मेज जलकर राख हो जाएगी, पूरा घर आग की लपेट में आ जाएगा। फिर अम्मी, मैं ऐसा करता हूँ कि इसे उठाकर बाहर फेंक आता हूँ, अकबर गुस्से में बोला। नहीं, नीलम एकदम तड़प कर बोली, इस मोमबत्ती को कमरे से बाहर ना ले जाना। उसके लहजे में खौफ था। क्यों? अकबर ने हैरत से नीलम को देखा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मालूम क्या हो जाएगा, नीलम कांप उठी। क्या औरतों वाली बात करती हो? अकबर ने कदरे गुस्से से कहा। मैं अभी से उठाकर बाहर फेंकता हूँ। रहने दो अकबर, जब नीलम मना कर रही है तो मान जाओ, इस मर्तबा साबरा ने कहा। वो लर्ज रही थी। अरे अम्मी, क्या बात करती हैं? आप भी नीलम की बातों में आ गई। ये मोमबत्ती है, कोई सांप तो नहीं है
ये कहकर उसने मोमबत्ती उठाने के लिए हाथ में पकड़ ली। फिर वो चीख मारकर पीछे हट गया। उसकी उंगलियां बुरी तरह झुलस गईं। यूं मालूम होता था कि उसने मोमबत्ती ना पकड़ी हो, कोई लाल अंगारा सलाख पकड़ ली हो। उसकी उंगलियां इस बुरी तरह जली थी कि उंगलियों की चर्बी तक दिखाई देने लगी। शदीद जलन हो रही थी। अकबर कमरे से बाहर निकल आया। साबरा ने दवाओं की अलमारी से एक ट्यूब निकाली और मरहम उसकी उंगलियों पर लगा दिया। मरहम लगाने के बाद काफी देर तक जलन न गई। अकबर पूरे घर में इधर उधर घूमता फिरा। उसे किसी तरह चैन न था। फिर बहुत देर बाद उसकी जलन कम हुई। हैरत की बात यह थी कि सुबह तक उसकी उंगलियों के जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। इस वाक्य के बाद फिर किसी ने मोमबत्ती को हाथ लगाने की कोशिश न की, उसे बुझाने की कोशिश न की। वो सिंगार मेज पर रखी, दिन रात जलती रही। जलने के बावजूद वो पिघली न छोटी हुई। जैसी पहले दिन थी वैसी ही रही। सैयदपुर के जिन ने ठीक कहा था कि ये शमा मेरी मोहब्बत की मजहर है, इसे कोई नहीं बुझा सकता। और वाकई उसे कोई ना बुझा सका, मामू फुरकान भी नहीं। जब से मामू फुरकान का अमल नाकाम हुआ था और वो कोर्ट में मुब्तला कर दिए गए थे और उनकी दुकान को जलाकर राख कर दिया गया था, तब से वो कुछ सहम से गई। मोमबत्ती का पता चलने पर वो गुलशन आए जरूर, लेकिन वो हालात वाकयात सुनकर और मोमबत्ती को देखकर वापस चले गए। उन्होंने यही मशवरा दिया कि इस शमा को ना छेड़ो, तुम्हारा क्या लेती है, इसे जलने दो। तब से घर के हर फर्द ने इस मोमबत्ती को अहमियत देना छोड़ दी। इस हैरत अंगेज मोमबत्ती को मामू फुरकान के अलावा खानदान के किसी और फर्द ने ना देखा। घर वालों ने किसी और को ये बात बताई भी ना थी कि ख्वामखा तमाशा बनेगा। अगर कोई खानदान का फर्द घर आता, पास पड़ोस के या मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब आते तो इस बेडरूम को बंद कर दिया जाता। जब से इस बेडरूम में शमा रोशन हुई थी, नीलम की कैफियत बदल गई थी। अब वो ज्यादातर इस बेडरूम में ही रहती। नाश्ता कर लिया बेडरूम में आ गई, खाना खा लिया फिर बेडरूम में आ गई। रात को थोड़ी बहुत देर टीवी देखा और फिर बेडरूम का रुख किया। एक तब्दीली और उसमें आई थी, उसने डरना छोड़ दिया था। पहले वो बेडरूम से भागती थी, रात को साबरा के पास सोती थी। बेडरूम में अकबर तन्हा सोता था, लेकिन अब वो दिन भर बेडरूम में घुसे रहना चाहती थी। रात को अलबत्ता वो साबरा के साथ सो जाती। लेकिन जिस दिन से इस कमरे में शमा रोशन हुई थी, उस रात से अकबर वहां ना सो सका। उस रात अकबर का हाथ जला था, वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। कोई 12 बजे के करीब उसे म्याऊं की खौफनाक आवाज आई। वो लिहाफ में सिमट कर रह गया। किसी ने उसके जिस्म से लिहाफ उतार लिया। लिहाफ दूर कालीन पर गिरा। अकबर ने जब करवट लेकर लिहाफ की तरफ देखा तो वो कांप उठा। वो खौफनाक काला बिल्ला लिहाफ के अंदर से निकला और देखते ही देखते गधे के बराबर हो गया। फिर उसने गुर्राकर अकबर की तरफ देखा और अगली दोनों टांगे झुकाकर उसने अकबर पर जस्त लगाने के लिए पर तोले। अकबर के होश उड़ गए। वो गिरता पड़ता कमरे से निकल भागा। उस रात के बाद से अकबर की उस बेडरूम में सोने की हिम्मत न हुई। अब रात को वो बेडरूम खाली रहने लगा। नीलम, साबरा और राशिदा इकट्ठा एक कमरे में सोती। अकबर गेस्ट रूम में सोता और बाबर अपने कमरे में। एक दिन दोपहर का खाना खाकर नीलम कुछ देर आराम करने की घर से अपने बेडरूम में आकर लेटी तो उसके लेटते ही कमरे में मसूरकुन खुशबू फैल गई। इस खुशबू से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। इस खुशबू से रूह तक मुअत्तर हो जाती, जिस्म जहां पर एक कैफ सा छा जाता। इस खुशबू के साथ ही उस कमरे में हल्का हल्का धुआं फैलता हुआ महसूस हुआ। वो चौंक पड़ी, ये तो किसी के आने की अलामत थी। उसने घूमकर सिंगार में इसके आने की तरफ देखा, वहां वो मौजूद था। नीलम फौरन उठकर बैठ गई। वो धीरे धीरे आईने से निकलकर उसके सामने आ गया। वो जरक बरक लिबास पहने था, गले में सुच्चे मोतियों की माला चमक रही थी। आज वो साफा बांधे हुए ना था। उसके सुनहरी घुंघराले बाल सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी पेशानी पर सुर्ख रंग की एक पट्टी बंधी थी। इस पट्टी के दरमियान एक बड़ा सा हीरा अटका हुआ था। वो शहजादों की तरह कदम उठाता उसके बेड के नजदीक आ गया। नीलम ने फौरन लिहाफ समेट लिया। उसके बैठने की जगह बन गई। शुक्रिया। उसके होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई। उसने अपनी चमकती आंखों से नीलम को देखा, फिर वो उसके मुकाबिल बेड पर बैठ गया। वो इस कदर हसीन लग रहा था कि नीलम कोशिश के बावजूद उस पर से अपनी नजरें न हटा सकी। अब मुझसे डर तो नहीं लगता? उसने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, नीलम ने फौरन कहा। डरने की क्या बात है भला? अच्छा, उसके लहजे में खुशी थी। आप कई दिन के बाद आए हैं? नीलम के मुंह से बेख्तियार निकला। मेरा इंतजार था आपको, उसने पूछा। अगर मैं कहूं हाँ तो मुझे खुशी होगी, और अगर मैं कहूं ना तो मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का जब तुम मेरा इंतजार करोगी। कर्ल, तुम कौन हो? तुमने मेरा नाम लिया, मुझे तुम कहा, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई।
लेकिन मेरा सवाल गुम हो गया। तुम्हारा कुछ गुम नहीं होगा, गुम तो मैं हुआ हूं। अपनी सुध-बुध खो बैठा हूं। जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें ही देख रहा हूं। मुझे और कुछ नजर नहीं आता। कर्ल, मैंने पूछा कि तुम कौन हो? नीलम ने फिर अपना सवाल दोहराया। नीलम, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं कौन हूं। मैं फिर बताता हूं, मैं एक जिन हूं। उसने धीरे से कहा। तुम क्या चाहती हो? नीलम ने पूछा। ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हर लम्हा तुम मेरे साथ बैठी रहो। मैं तुम्हें देखता रहूं, यहां तक कि क़यामत आ जाए। ये कैसे मुमकिन है? नीलम ने परेशान होकर कहा। मेरी दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। हाँ, तुम्हारी दुनिया की मैं नहीं जानता, कर्ल ने कहा। मैं चाहूं भी तो मुमकिन नहीं। नीलम ने अपनी दुनिया की बात की। तुम चाहोगी तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, तुम चाहो तो। कर्ल ने राह दिखाई। मैं एक शादीशुदा औरत हूं, मेरा शौहर है, मेरे घर वाले हैं और नीलम की बात अधूरी रह गई। तुम ये भूल जाओ कि तुम शादीशुदा हो। तुमने देखा कि शादी करके अकबर को क्या मिला। वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। नीलम, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, कर्ल ने उसे समझाया। मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नीलम उलझन का शिकार हो गई। बस जैसा मैं कहूं वैसा करती जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा शौहर और मेरे घर वाले। नीलम अपने शौहर और घर वालों के लिए परेशान थी। सब महफूज रहेंगे उस वक्त तक जब तक वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। नीलम, मेरा रास्ता रोकना इतना आसान नहीं। जिन लोगों ने मेरी राह में आने की कोशिश की उनका अंजाम भी तुम देख चुकी हो, कर्ल ने साफ लहजे में उसे बताया। मुझे अब अपने अंजाम की फिक्र है, मेरा क्या होगा? नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। अंजाम की फिक्र किसे है? मोहब्बत की आंखें कहाँ होती हैं? मोहब्बत अंधी होती है, इसीलिए वो अंजाम की परवाह नहीं करती। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी दुनिया वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो मुझसे तुम्हें न छीन पाएंगे, कर्ल ने बड़े यकीन से कहा। कर्ल अपनी कह रहा था, नीलम अपनी सुनाना चाहती थी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तब नीलम खामोश हो गई। वो खामोशी से कर्ल को देखती रही। कर्ल उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा। फिर वो मुस्कुराता हुआ उठा और आईने में गायब हो गया। उसके जाने के बाद नीलम लिहाफ ओढ़कर लेट गई और छत को घूरने लगी। उसके जहन में एक अजीब कश्मकश जारी थी। छत को घूरते घूरते उसकी आंखों में नींद उतर आई, वो सो गई। एक दिन सब लोगों ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। अकबर के दिल में बड़े अरमान थे। नीलम से शादी की उसको बेइंतहा खुशी थी। शादी के बाद उसने एक माह के लिए हनीमून पर जाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया, लेकिन उसके सारे प्रोग्राम खाक में मिल गए थे। हनीमून तो दूर की बात थी, अभी उसकी जिंदगी में सुहाग रात तक न आई थी। कराची आते ही दहशत जदगी के पै दर पे वाकयात पेश आए। इस तरह के वाकयात को तो लाहौर जाते ही सिलसिला शुरू हो गया था, जो आज तक जारी था। पिछले 2-4 दिनों से कुछ घर में अमनो अमान था। जब से घर में शमा रोशन हुई थी तब से कुछ सुकून मिला। अलबत्ता नीलम बिल्कुल खामोश हो गई। वह हर वक्त गुमसुम बैठी रहती। कोई अगर कुछ कहता तो जवाब दे देती। तब अकबर ने पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया। मामू का घराना और बाबर के घर वाले इस पिकनिक में शामिल थे। एक कोस्टर किराए पर ले ली गई। नाश्ते के फौरन बाद ही ये लोग घर से निकल गए। आज सर्दी ज्यादा न थी, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे सर्दियां रुखसत हो गई हों। कराची का मौसम महबूब के मिजाज की तरह है, जाने किस वक्त बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। समुंदर के किनारे एक हट किराए पर ले ली गई। छुट्टी का दिन था, आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता गया। नीलम शादी से पहले जब कराची आई थी तो वो समुंदर पर गई जरूर थी, लेकिन नहाई नहीं थी। जाने क्यों इसकी मचलती लहरों से बड़ा डर लगता था। लेकिन उस दिन अकबर ने उसके दिल से समुंदर का खौफ दूर कर दिया। उसने राशिदा, शमसा और नीलम को अपने साथ लिया और समुंदर की तरफ बढ़ गया। नीलम समुंदर में उतरने से झिझकने लगी तो राशिदा और शमसा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और वो उसे खींचती हुई समुंदर में ले गईं। नीलम का ख्याल था कि समुंदर का पानी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा ना था। समुंदर का पानी गर्म था। जब समुंदर की एक बड़ी लहर किनारे को छूकर वापस हुई तो नीलम के पांव तले से जमीन खिसकने लगी। उसने चीख मारी। समुंदर में उतरने का नीलम का यह पहला तजुर्बा था। उसकी चीख सुनकर राशिदा और शमसा ने खूब मजाक उड़ाया और उसका हाथ छोड़ दिया। थोड़ी देर में नीलम लहरों की आदी हो गई। वो भी शमसा और राशिदा की तरह लहरों से खेलने लगी।
अकबर को समुंदर की लहरों से खेलते हुए देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो उसके नजदीक ही आ गया। उसने आगे बढ़कर नीलम का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ नीलम, आगे चलो। नीलम ने उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो कुछ सोचकर खौफ से कांप उठी थी। उसने घबरा कर कहा, अकबर, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन अकबर पर जैसे जुनून तारी हो गया। उसने नीलम का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। वो उसे पकड़े हुए ले जा रहा था, आगे ही आगे, यहां तक कि समुंदर की एक बड़ी लहर उनके सरों पर आ पहुंची। देखने वालों ने देखा कि इस बड़ी लहर ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। लहर इतनी पुरजोर थी कि अकबर के हाथ से नीलम का हाथ छूट गया। जब वो लहर वापस हुई तो अकेला अकबर समुंदर में खड़ा हाँप रहा था। नीलम का कहीं पता ना था। हाय मेरी बच्ची। साबरा ने नीलम को सतायाब पर ना पाकर अपना दिल थाम लिया। साबरा और रेहाना मोमानी समुंदर के किनारे पत्थरों पर बैठी थी। वह समुंदर की लहरों का दूर ही सा नजारा कर रही थी। उन्हें समुंदर में नहाने से कोई दिलचस्पी न थी। वो इस वक्त नीलम और अकबर के बारे में बातें कर रही थी। बाबर और मामू फुरकान किनारे के करीब ही पानी में बैठे थे। उनसे आगे राशिदा और शमसा थी, जो एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी। पानी में सबसे आगे नीलम और अकबर थे। जब अकबर नीलम का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में आगे की तरफ खींचता हुआ ले गया तो ये मंजर घर के सब अफराद देख रहे थे। मामू फुरकान ने उसे ज्यादा आगे जाने से आवाज लगाकर मना भी किया था, अकबर, ज्यादा आगे मत जाओ। मगर अकबर ने मामू फुरकान की बात सुनी कहाँ थी। उस पर एक जुनून की सी कैफियत तारी थी। वो नीलम को खींचता हुआ आगे ही आगे बढ़ता गया। शायद वो नीलम को लेकर समुंदर की लहरों में गुम हो जाना चाहता था। समुंदर की एक बड़ी लहर ने एक झटके से उन्हें जुदा कर दिया। अकबर के पांव जमीन से उखड़ गए। वो लहर के साथ बह गया। उसके कानों और आंखों में पानी भर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने कदम रेत पर जमाए और अपनी आंखों का पानी झाड़कर चारों तरफ देखने लगा। चंद लम्हे तो उसकी समझ में कुछ न आया कि क्या हुआ। उसका दिमाग मख्तल हो गया। फिर जब उसे याद आया तो वह बेकरार होकर अपने आसपास देखने लगा। वो जिसका हाथ उसने थामा था वो अब कहीं नहीं थी। मामू फुरकान की आवाजें उसके कान में पड़ रही थी, अकबर, अकबर, वापस आ जाओ, एक खौफनाक लहर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। अकबर ने मामू फुरकान की आवाज पर सामने नजरें उठाकर देखा तो वाकई एक ऊंची लहर उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन अकबर ने उसकी परवाह न की। वो मजबूती से अपने कदम जमाए खड़ा रहा। उसे किसी लहर की फिक्र न थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नीलम को तलाश कर रहा था। ऊंची नीची लहरों पर नजरें जमाए हुए था। नीलम कहीं नजर आए और वो उसकी तरफ लपके। उस बड़ी लहर के नजदीक पहुंचने से पहले ही मामू फुरकान अकबर तक पहुंच गए और उसे खींचते हुए किनारे की तरफ ले आए। मामू, छोड़ दीजिए, आपको मालूम नहीं कि नीलम डूब गई है। अकबर, होश में आओ, समुंदर इस वक्त बहुत बिफरा हुआ है, तुम अच्छे तैराक भी नहीं हो, डूब जाओगे। मामू फुरकान ने उसका हाथ न छोड़ा। खवातीन के चीखने चिल्लाने पर कई मर्द जो किनारे पर नहा रहे थे उस तरफ भागे। नीलम को लहर ने हड़प कर लिया था। बाबर मुहाफिजों की तलाश में बाउलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन मुहाफिजों का कहीं पता न था। फिर किनारे पर घूमने वाले एक दो गोताखोरों ने समुद्र में छलांग लगा दी। ये गोताखोर अवाम में से थे। अकबर समुद्र में जाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। तब साबरा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरे लाल, होश में आ, नीलम को बचाने के लिए बहुत लोग समुद्र में कूद गए हैं, तू ना जा। साबरा ठीक कह रही है, तुम मत जाओ, तुम्हारे होशो हवास दुरुस्त नहीं है, तुम ज्यादा तैर ना सकोगे। मामू फुरकान ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि नीलम बस अचानक ही गायब हो गई। समुद्र में डूबने वाला बार बार सतह आप पर आता है, लेकिन वो एक मर्तबा भी कहीं नजर न आई। लोगों ने उस बड़ी लहर को उनके सरों से गुजरते देखा था और फिर नीलम इस तरह गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग। यूं लगता था जैसे कोई समुद्री जानवर उसकी टांग घसीट कर ले गया हो। गोताखोरों ने बड़ी देर तक और बड़ी दूर तक नीलम को तलाश किया, लेकिन वो उनके हाथ न आई। बिल आखिर सब थक हार कर एक एक करके किनारे पर पहुंच गए। अभी नीलम के डूबने के बारे में क्या साराइयां हो रही थी कि अचानक किसी ने कहा, नीलम हट में बैठी है। यह खबर सुनाने वाली राशिदा थी। वो बाथरूम जाने के लिए हट में आई थी कि उसकी नजर नीलम पर पड़ी। वो फर्श पर साकित आंखों से किसी नजर न आने वाले नुक्ते को घूर रही थी। उसे राशिदा के आने का पता चला न जाने का। वो पत्थर की मूर्ति बनी खामोश बैठी रही। राशिदा चीखती हुई वापस आई। उसने चीख चीख कर नीलम के हट में मौजूद होने का ऐलान किया। यह सुनकर सबसे पहले अकबर हट की तरफ भागा। राशिदा, तुम सच कह रही हो ना? यह कैसे हो सकता है? बाबर ने हैरत से कहा और तकरीबन दौड़ते हुए हट की तरफ चला।
नीलम के साथ सब मुमकिन है, मामू फुरकान ने गहरा सांस लेकर कहा। वो भी तेज कदमों से हट की तरफ चले। अल्लाह तेरा शुक्र है। साबरा ने इस खबर को सुनकर फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और मोमानी रिहाना से बोली, मोमानी रिहाना आए, जल्दी हट में चले। हट में सबसे पहले दाखिल होने वाला अकबर था, फिर बाबर, उसके बाद मामू फुरकान पहुंचे और फिर खवातीन। नीलम ने अब बैठे बैठे झूमना शुरू कर दिया। उसके सर के बाल खुल चुके थे। अब वो उसके सर के घूमने के साथ फिजा में लहरा रहे थे। वो सर को जोर जोर से घुमा रही थी। सब उसे गौर से देख रहे थे। किसी की हिम्मत न थी कि वो आगे बढ़ता और उसे झूमने से रोक देता। फिर वो खुद ही झूमते झूमते अचानक रुक गई और उसने अपना सर झुका लिया। चंद लम्हे सजदे में पड़ी रही। उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। फिर उसने एक झटके से अपना सर उठाया। उसने एक एक करके अपने सामने खड़े अहले खाना को देखा। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। राशिदा और शमसा उसकी आंखें देखकर मामू फुरकान और बाबर के पीछे छुप गईं। ये नीलम की आंखें थी ही नहीं, ये तो किसी खूनी की आंखें मालूम हो रही थीं। ये खूनी आंखें घूमते घूमते अकबर पर रुक गईं। तो वह तू है। नीलम की आवाज भी बदल गई। वो करख्त मर्दाना आवाज में बोली। अकबर कुछ न बोला, खामोशी से उसे देखता रहा। मैंने तुझको पहले मना नहीं किया था कि मेरा हाथ ना पकड़, मगर तूने ही माना। आखिर तू मेरा हाथ क्यों पकड़ता है? तू बाज क्यों नहीं आता? वो गुस्से से भरे लहजे में बोल रही थी। बस जी, बच्चे से गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मामू फुरकान ने फौरन बात को संभाला दिया। फुरकान तू क्यों बोलता है? ये क्यों नहीं बोलता? क्या इसके मुंह में जुबान नहीं है? नीलम ने उसे घूरा। तब मामू फुरकान ने उसके करीब होकर सरगोशी में कहा, अकबर मुआफी मांग लो। मैं नहीं मांगूंगा मुआफी। मैं किस बात की मुआफी मांगू? मैंने क्या किया है? मेरा जुर्म क्या है? नीलम मेरी बीवी है, अकबर ने गुस्से से कहा। लाले, तू हमारे सामने अकड़ता है। तू जानता नहीं कि हमने अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल दी है। ये तेरे बराबर फुरकान खड़ा है, इससे पूछ। अपनी माँ साबरा के हाल से इबरत पकड़। नीलम ने अपनी लाल अंगारा आंखें उसके चेहरे पर गाड़ दी। एकदम अकबर के दिमाग में टीस सी उठी। वो बेख्तियार सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। जो हमें नहीं मानता हम उससे मनवा लेते हैं। तुझे फौरन मुआफी मांगना होगी और आइंदा के लिए तौबा करना होगी। याद रख, हम बहुत जबरदस्त हैं। अब साबरा आगे बढ़ी। वो अपने बेटे के पास जमीन पर बैठ गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से दबाया और घबराए हुए लहजे में बोली, अकबर जिद मत करो। जो ये कहती हैं फौरन मान लो। उसके सर में इतनी शिद्दत का दर्द था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके सर को किसी आनी शिकंजे ने जकड़ लिया हो। वो बामुश्किल बोला, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ना होगी। ये हुई ना बात? नीलम ने एक भयानक कहका लगाया और फिर बोली, अच्छा अब हम जाते हैं। ये कहकर नीलम सजदे में चली गई। थोड़ी देर के बाद उसने सर उठाया तो वह नॉर्मल हो चुकी थी। उसने अपने चारों तरफ भीड़ देखी तो वो घबरा गई। वो फौरन उठी और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। साबरा और मुमानी रिहाना फौरन उसके पीछे चली गईं। घर के अफराद के अलावा कुछ तमाशाई भी हट में आ गए थे। जब उन्होंने ये सुना कि जिसको हम समुद्र में ढूंढ रहे थे वो हट में बैठी है तो उनका तजस्सुस जागना एक फितरी सी बात थी। उनकी समझ में ये बात किसी तरह नहीं आ रही थी कि एक लड़की जो समुद्र की लहरों में गुम हुई थी वो अचानक हट में कैसे पहुंच गई। लेकिन जब उन लोगों ने उसकी हालत देखी और उन्हें अंदाजा हुआ कि लड़की पर जिन का साया है तो फिर उनके जहनों में कोई सवाल न रहा। वो जिन की ताकत पर तबसरे करते हुए हट से बाहर निकल गई। बाबर ने मामू फुरकान की तरफ देखा। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या सोच रहे हैं मामू? यही सोच रहा हूं कि अकबर ने मुआफी मांगकर अक्लमंदी का सबूत दिया, वरना जाने क्या हो जाता। मामू फुरकान बोले। मामू, नीलम की जिंदगी तो खराब हुई ही, इस लड़के की जिंदगी भी तबाह हो गई, मामू ने अफसोस से कहा। वो तो मैं देख रहा हूं, मामू फुरकान ने गहरा सांस लेकर कहा। लेकिन एक बात याद रखो, उसके सामने अकड़ने का कोई फायदा ना होगा। वो किसी भी वक्त कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अकबर को समझा दूंगा, बाबर ने कहा। अकबर बहुत समझदार लड़का है। उसने अब तक बहुत सब्र से काम लिया। बिल आखिर वो इंसान ही है, सब्र की भी इंतहा होती है। उसे इस बात की भी इजाजत नहीं कि वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर समुद्र में जा सके। उस सैयदपुर के जिन ने हमें आजिज कर दिया है। पता नहीं है क्या चाहता है। मामू फुरकान अफसुर्दा लहजे में बोले। किसी को कुछ मालूम ना था कि वो क्या चाहता है। साबरा ने नीलम से समुद्र का अहवाल दरियाफ्त किया, लेकिन उसने कुछ ना बताया। वो खामोश बैठी रही। फिर राशिदा और शमसा के असरार पर उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ।
मुझे बस इतना ही याद है कि एक बड़ी लहर ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था। फिर मुझे कुछ होश न रहा। मैं यहाँ हट में कैसे आई मुझे नहीं मालूम। मुझे जब होश आया तो आप सब लोग मेरे गिर्द खड़े थे। फिर मजीद किसी ने नीलम से इस मामले में कुरीद न की। उसे जितना मालूम था वो उसने बता दिया। इस वाक्य ने अकबर को हिला कर रख दिया। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। उससे ना करदा गुनाह की मुआफी मंगवाई गई। उसने कुछ भी तो नहीं किया था कि सबके सामने उसे हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसके जहन में आग भरी थी। वो इधर उधर टहल रहा था। कभी वो हट के टेरेस पर जाकर खड़ा हो जाता और समुद्र में एक दूसरे के पीछे लपकती लहरों का नजारा करने लगता। उन लहरों को एक दूसरे का ताकुब करते देखकर उसका दिल खौल उठता। वह समुद्र की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता। फिर वो अंदर हट में आ जाता। मामू फुरकान या साबरा के पास जा बैठता, बिल्कुल खामोश। फिर वहां से उठकर बाहर आ जाता। हट की सीढ़ियां उतरकर समुद्र के किनारे रेत पर भागने लगता। उसकी अजीब हालत थी। उसका कहीं दिल नहीं लग रहा था। घबराहट तारी थी। हवास पर गुस्सा सवार था। जब भी उसे मुआफी मांगने का ख्याल आता, उसके हलक में कड़वाहट घुल जाती। उसे अपनी बेबसी का एहसास होता और जैसे जैसे उसे अपनी बेबसी का एहसास होता वैसे वैसे उस पर घबराहट तारी होने लगती। उसे मामू फुरकान पर भी गुस्सा था। वो उसे अब तक सब्र की तलकीन करते रहे थे और वो अब तक सब्र से काम लेता रहा था, लेकिन उन्होंने करके कुछ ना दिया। पूरी रात कब्रिस्तान में भी गुजारी और एक जरा सी गलती ने सारा मामला चौपट कर दिया। अगर वो उस दिन जरा सी अक्लमंदी से काम ले लेते तो अब तक उस दिन का किस्सा पाक हो चुका होता। फिर उसके सामने दादा गफूर का चेहरा आ जाता। उन्होंने भी कुछ करके ना दिया था, बस बातें ही बातें थी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके ख्याल में बात अब दोनों के बस की नहीं रही थी। वो जिन इन दोनों पर हावी आ गया था, ये दोनों उसके सामने बेबस हो गए थे। ये कैसी बेबसी और बेचारगी थी। उसके दोस्त कहते कि अकबर, तू किस जंजाल में फंस गया है। नीलम को उसके घर भिजवा दे और दूसरी शादी कर ले। नीलम घर में रहेगी तो घर में इसी तरह की दहशत फैलती रहेगी। खौफनाक वाकयात पेश आते रहेंगे। तुझे घर में एक मिनट को भी सुकून न मिलेगा। फिर तुझे शादी करके क्या मिला, क्या फायदा हुआ। तू नीलम से इस तरह दूर है जैसे वो तेरी बीवी ही नहीं। ये किस तरह की शादी है। उसके दोस्त उससे जो कुछ कहते वह सब समझता था, सब जानता था। जिस तरह के हालात से वो गुजर रहा था उनके कर्ब से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन वो नीलम को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अगर उसे तलाक देना होती तो वो अपनी माँ के कहने में आकर उसे कब की तलाक दे चुका होता। वो जानता था कि इस तरह के हालात से दो चार करने में नीलम का कोई हाथ नहीं। वो खुद मजबूर थी। वो चाबी वाला खिलौना बन गई थी। उसमें जितनी चाबी भर दी जाती उसके मुताबिक वो बोलकर खामोश हो जाती। नीलम को वो शादी से पहले से पसंद करता था और उससे शादी के लिए उसने बड़ी कोशिश की थी। अल्लाह से हाथ उठा उठाकर दुआएं मांगी थी। उसका हुस्न क़यामत ढाने वाला था। वह जब भी नीलम को देखता उसकी आंखें उसके चेहरे पर जम जाती। नीलम उसे अपनी तरफ टिकटिकी बांधे देखती, सो मुस्कुरा कर कहती, बस भी, क्या बस भी। वो जानकर अनजान बन जाता। देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं। नीलम को साफ कहना पड़ा, नीलम तुम्हें एहसास है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। नहीं तो, नीलम ने सादगी से कहा, मुझे तो कोई एहसास नहीं, बस आम सी लड़की हूं। ये तुमसे किसने कह दिया कि आम सी लड़की हो। अगर आम सी लड़कियां ऐसी होती हैं तो फिर खास क्या होंगी। अकबर ने कहा, आपके ख्याल में मैं कोई खास लड़की हूं। नीलम ने पूछा, हाँ बहुत खास, एकदम स्पेशल। अकबर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। नीलम ने हंसकर पूछा, हाँ बहुत। अकबर ने वालिहाना अंदाज में कहा। नीलम अकबर को वाकई बहुत अच्छी लगती थी। वो उसकी एक एक अदा पर सदके वाली जाता। उसकी कोशिश होती कि वो ज्यादा से ज्यादा उसके सामने रहे। अगर कारोबारी मजबूरी ना होती तो वो घर में बैठ जाता और उसे देखे जाता। इतनी मोहब्बत, इतना इश्क और इतनी चाहत के बावजूद वो उसके लिए अभी तक शजरे ममनुआ बनी हुई थी। ये कैसा जुल्म था। वो उसकी होकर भी उसकी ना थी। ये कैसी बेबसी थी। अकबर का दिमाग घूम रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। अगर इस वक्त वो जिन उसके सामने आ जाए तो वो जाने क्या कर दे, उसे फाड़ खाए। उस जिन ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी थी और आज उसे मुआफी मंगवा कर उसकी अना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अकबर रेत पर बैठा बेकरार समुंदर को देख रहा था। छोटी छोटी लहरें उसके जिस्म को छूकर वापस चली जाती। पिकनिक का मजा खत्म हो गया था। यहाँ आते ही बदमजगी हो गई। दोपहर का खाना जो वो अपने साथ लाए थे सबने मिलकर खाया। अकबर ने दो चार लुकमे जहर मार किए। फिर उन लोगों ने अपना सामान समेटा और गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी में भी अकबर सर झुकाए खामोश बैठा रहा।
इस तौहीन का असर उसके जहन से ज़ाइल ही नहीं हो रहा था। तब मामू फुरकान उठकर उसके पास चले गए। उसके बराबर वाली सीट खाली थी। मामू फुरकान को अपने नज़दीक पाकर उसने एक मर्तबा खाली खाली नज़रों से उन्हें देखा और फिर अपने ख्यालों में गुम हो गया। मामू फुरकान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने करीब कर लिया। फिर उन्होंने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो उन्होंने देखा कि उसकी पलकों पर आंसू लरस रहे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मामू फुरकान का दिल कट गया। रोता क्यों है पगले? मामू फुरकान ने खुद अपने आंसू पीते हुए कहा। मामू फुरकान, मैं क्या करूं? आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। अकबर ने अपनी आंसू भरी आंखों से मामू फुरकान को देखा। मैं तेरे दुख को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन रोने से काम न बनेगा। मैं कहाँ रो रहा हूं? अकबर ने अपनी हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ, शाबाश। मामू फुरकान ने उसकी पीठ थपकी। ये बात हुई ना? मामू फुरकान, क्या उस जिन से निजात का कोई रास्ता नहीं? अकबर ने उनकी आंखों में देखा। मामू फुरकान ने फौरन अपनी आंखें झुका ली। वो कुछ शर्मिंदा से हो गए। खफ्फत आमेज लहजे में बोले, बस बेटा क्या बताऊं, जरा सी चूक हो गई, वरना निजात तो तुम्हें कब की मिल चुकी होती उससे। मामू फुरकान, वो जो होना था हुआ, अब आगे की सोचें। दादा गफूर से कुछ बात करें। अच्छा बेटा, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा मशवरा ये है कि नीलम से दूर रहना। मुझे डर है वो कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, मामू फुरकान ने कहा। मामू फुरकान, यूं महसूस होता है जैसे आप अब उससे डरने लगे हैं। अकबर ने गहरा सांस लेकर कहा। नहीं, ये बात नहीं है, मैं उससे डरा नहीं हूं, लेकिन मोहतात जरूर हो गया हूं। अच्छा मामू, ये बताएं, वो मेरा क्या बिगाड़ देगा? क्या मुझे जान से मार देगा? नहीं, मौत और जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, मामू फुरकान ने बड़े यकीन से कहा। बस तो फिर? अकबर, तुम्हारे जहन में क्या बात आ रही है? कहीं तुम मुझसे टकराने की तो नहीं सोच रहे? बेटा, ऐसा ख्याल भी दिल में ना लाना। तुम एक लावा उबलते आतिश फिशां का क्या बिगाड़ सकती हो? वो हम जैसे लोगों को जुल दे गया, तुम तो उसके सामने बच्चे हो, जैसे हाथी के सामने एक चूंटी। लेकिन मामू फुरकान, कभी कभी एक चूंटी भी हाथी की जान का अजाब बन जाती है। ऐसा कभी इत्तेफाक से होता है। क्या पता ये इत्तेफाक मेरे साथ ही पेश आ जाए। तुम क्या सोच रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? अभी तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं होता। मुझे गुस्सा आने लगा है। मैं कुछ ना कुछ करूंगा। बेटा, तुम जिन्नों के बारे में कुछ नहीं जानते कि ये कितनी खतरनाक शय होती हैं। इनसे उलझना आसान काम नहीं। मामू फुरकान ने उसे समझाने की कोशिश की। कोई गलत कदम उठाने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। बाबर अली पिछली सीट पर बैठा उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उनकी गुफ्तगू में उसने अभी तक कोई मुदाखलत न की थी, लेकिन अकबर के अज़ाइम जानकर वो चुप न रह सका। उसे अपने बेटे की जहनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाजा था। वो बेताबी की इंतहा पर पहुंचा हुआ था। अब उसका कुछ न कुछ तो रद्द अमल होना था, लेकिन बाबर जानता था कि यह मसला ऐसा था कि अकबर का इसमें हाथ डालना शोलों से खेलने के मुतरादिफ था। उसने अकबर के कंधे पर हाथ रखकर फौरन कहा, बेटे, मामू ठीक कह रही हैं, तुम परेशान क्यों होते हो, हम मौजूद हैं। हाँ अब्बू, मैं जानता हूँ। ये कहकर अकबर ने खामोशी इख्तियार कर ली। गहरी खामोशी। इस गहरी खामोशी में बड़ा रमज छुपा हुआ था। उसने अपने तौर पर तय कर लिया था कि अब वो खुद कुछ करेगा। मामू फुरकान और दादा गफूर से उसने जो तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी, वो पानी पर लकीर साबित हुई। वो नहीं चाहता था कि अपने इरादों को जाहिर करे, इसलिए उसने मुकम्मल सकूत इख्तियार कर लिया। पिकनिक से वापसी पर सब पर गहरी खामोशी तारी थी। जितना शोर शराबा पिकनिक पर जाते हुए हुआ था, उतना ही सकूत वापसी पर तारी था। यूं महसूस हो रहा था जैसे ये लोग पिकनिक से ना वापस आए हों, किसी को दफना करा रहे हों। गुलशन पहुंचकर बाबर के घर वाले गाड़ी से उतर गए, जबकि मामू फुरकान अपनी फैमिली के साथ बैठे रहे। बाबर और साबरा ने चाहा भी कि वो लोग चाय वगैरह पीकर जाएं, लेकिन मामू फुरकान राजी ना हुए। इस तरह वो पिकनिक वाली गाड़ी में अपने घर अजीजाबाद रवाना हो गए। चाय की सबको तलब हो रही थी। राशदा ने चाय बनाई। चाय पीकर सब लोग अपने अपने कमरों में आराम की गर्ज से लेट गए।